हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का सेकंड पार्ट, जिसके 3 टॉपिक बचे हुए थे। एक है अनरियलाइज प्रॉफिट, जो कि इंटर कंपनी स्टॉक से रिलेटेड है। एक आपका रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट से रिलेटेड है। और एक आपका डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी कंपनी से रिलेटेड है, कि सब्सिडी कंपनी से जब भी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलता है तो उसको कैसे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में एडजस्ट करती है, कैसे वो बैंक टू इन्वेस्टमेंट करती है, या कैसे वो बैंक टू पीएनएल करती है, या जिसको आप बैंक टू डिविडेंड भी बोल सकते हैं। तो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, पिछली वीडियो के लास्ट पार्ट में आपने देखा था इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। जनरली हम म्यूचुअल ड्यूज की बात करते हैं तो हम क्या बोलते थे, डेटर्स क्रेडिटर होल्डिंग सब्सिडी कंपनी में आपस में है, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर डेबिट हो जाता है और डेटर्स क्रेडिट हो जाता है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बी आर और बीपी, बी आर डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर दो, और बीपी क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट कर दो, रिवर्स कर दो, यानी बीपी अकाउंट डेबिट टू बी आर। लेकिन देखिए, मुझे लग रहा है कि बीपी बी आर का आप समझ नहीं पाए होंगे, एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल हो गया होगा। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप सोचिए कि अगर आप होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो होल्डिंग ने सब्सिडी कंपनी को माल बेचा और बिल लिखवा दिया, ये मान के चलिए, तो इसके लिए बीआर हो गया, और इसने एक्सेप्ट कर दिया सब्सिडी कंपनी ने, तो इसके लिए बीपी हो गया। अब आप सेम अमाउंट सोचिए कुछ भी, और ये सोचिए कि बैलेंस शीट में और कुछ था ही नहीं। तो जब आपने बैलेंस शीट देखी तो इसकी एसेट साइड पे आपको होल्डिंग कंपनी के 30,000 दिख रहे थे, और सब्सिडी कंपनी की लायबिलिटी साइड पे क्या दिख रहा था आपको, 30,000 दिख रहा था, और कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो हम मान के चलिए कि इस होल्डिंग कंपनी को आप जब भी ये ट्रांजेक्शन हुआ, आपने अभी बैलेंस शीट नहीं बनाई, मान के चलिए कि आपने एंट्री की हुई थी। ठीक है, बीआर क्रिएट कर लिया, इसने बीपी क्रिएट कर लिया था अपनी बुक्स में, और इसने अपनी बुक्स में। अब देखिए, बीच में आपने क्या करा, होल्डिंग कंपनी को पैसों की ज़रूरत हो गई तो इसने बैंक से डिस्काउंट करा दिया। बैंक से डिस्काउंट करा दिया तो 20,000 का डिस्काउंट करा दिया बिल का, बाकी 10,000 बुक्स में ही रहने दिया। तो इसका मतलब जब भी कंसोलिडेशन का पार्ट आया तो आप सोचिए कि इसके जो बीआर है वो कितने दिख रहे होंगे, 10,000 ही दिख रहे होंगे। जबकि ये तो बीपी अपनी मैच्योरिटी डेट पे करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके तो चले गए, क्योंकि इसने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो 20,000 के चले गए। बाकी 10,000 इसके दिखा रहे होंगे बैलेंस शीट में, और इसके 30 दिखा रहे हैं। अब म्यूचुअल ड्यूज कितने हुए, ओनली 10,000 ही हुए, क्योंकि ये जो है ना एस, वो तो पे करेगा ही करेगा, किसको करेगा, बैंक को। बैंक तो 20,000 मांगने आएगा ही आएगा। तो म्यूचुअल ड्यूज कितने रह जाते हैं, जितना हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट में दिखा रहा है और आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो देखिए, बीआर और बीपी मैंने क्या बताया, 30 थे, लेकिन आप 20 क्या कर दिया आपने, बैंक से डिस्काउंट करा दिया। तो उस केस में 20,000 तो इसको तो देने ही पड़ेंगे, तो कितने कैंसिल हो जाएंगे, 10,000 और 10,000 कैंसिल हो जाएंगे। और जो ये सब्सिडी कंपनी है, ये 20,000 क्या करेगी, बैंक को पे कर देगी। लेकिन आपको पता है कि अगर बैलेंस शीट बन रही है और बैलेंस शीट के बाद मैच्योरिटी डेट है, तो तब तक आपको लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो यही आपको पर्टिकुलर बोल रखा था। अब आप समझ गए होंगे, तो एक बार वापस से देख लेना, आपको आ जाएगा। तो जब भी एग्जाम में आए ऐसे सोच लेना। अब देखिए, उसमें बहुत सारे अमाउंट होते हैं, तो बहुत सारे अमाउंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बीआर जरूरी नहीं है कि होल्डिंग और सब्सिडरी के हों, नॉर्मल भी हो सकते हैं बाहर से रिलेटेड, तो वो थोड़ी कैंसिल करोगे, जो म्यूचुअल पार्ट है वही कैंसिल करोगे। वैसे ही अनरियलाइज प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है जब होल्डिंग सब्सिडरी को बेचती है या सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को बेचती है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं। तो जो प्रॉफिट का पार्ट है वो क्या कहलाता है, अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाता है। जो भी स्टॉक बच जाता है, यार रखना, जो भी स्टॉक बच जाता है ईयर एंड पे, उसका जो भी हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट निकला, वो अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाता है। उसको स्टॉक रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उसको भी लेस करना पड़ेगा। किसके पार्ट को, अनरियलाइज प्रॉफिट के पार्ट को या स्टॉक रिजर्व के पार्ट को। अब देखिए, याद रखना कि होल्डिंग अगर है ना सब्सिडरी कंपनी को बेच रही है, बस नाम याद रख लेना, उसे क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और खुद सोचिए कि होल्डिंग ऊपर है, सब्सिडरी नीचे है, तो नाम से पता चला डाउन स्ट्रीम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम सेल्स। और इसी तरीके से सोचिए, होल्डिंग है और सब्सिडरी है, अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रही है तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम सेल्स। ठीक है, तो इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, होल्डिंग से सब्सिडरी, और सब्सिडरी से होल्डिंग जा रहा है तो इसे अप स्ट्रीम सेल्स बोलते हैं। अब देखिए, ये जनरली क्या बोल रहा है, शुरू वाले पैराग्राफ की लाइन पढ़ लेते हैं। याद रखना कि स्टॉक के पार्ट में से जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट का पार्ट है, जिससे आप स्टॉक रिजर्व बोल रहे हो, वो एलिमिनेट होगा। लेकिन अब बाकी जगह से भी एलिमिनेट होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। पर पहले हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेशन का पॉइंट कवर करके देख लेते हैं कि अनरियलाइज कैसे निकलेगा। क्योंकि देखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखना है। ये बोल रहा है, इफ द गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट बाय द सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी और बाय द होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडरी कंपनी। कहने का मतलब ये बोल रहा है, चाहे अप स्ट्रीम का पार्ट हो सब्सिडरी से होल्डिंग, चाहे होल्डिंग से सब्सिडरी, चाहे डाउन स्ट्रीम का पार्ट हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर जो गुड्स बेचा वो अनसोल्ड रह जाता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, द प्रॉफिट चार्ज बाय द कंपनी ऑन अनसोल्ड गुड्स रिमेन अनरियलाइज। क्योंकि आपको पता है वो होल्डिंग और सब्सिडी से रिलेटेड है और कंसोलिडेट बना रहे हो,
तो उस केस में क्या हो गया, आपको गुड्स को कॉस्ट पे ही दिखाना है, ना कि आपको प्रॉफिट पे दिखाना है साथ में, या हम बोल सकते हैं सेल प्राइस पे नहीं दिखाना आपको, जनरली किस पे दिखाना है, कॉस्ट पे दिखाना है। इन सच ए केस इट इज़ नॉट प्रॉपर टू क्रिएट द P&L अकाउंट विद सच अनरियलाइज प्रॉफिट, हैंस ए स्टॉक रिजर्व इज क्रिएटेड एंड प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय द अनरियलाइज प्रॉफिट। इसलिए क्या बोल रहा है, एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है, स्टॉक रिजर्व मतलब क्या हो गया, उस अनरियलाइज प्रॉफिट से रिलेटेड, एंड प्रॉफिट इज रिड्यूस बाय अनरियलाइज प्रॉफिट। वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टॉक रिजर्व विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक। अब देखिए बोल रहा है कि जैसे ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है तो स्टॉक रिजर्व क्या होता है, स्टॉक में से लेस हो जाता है। और ये बोल रहा है कि प्रॉफिट का जो भी पार्ट था उसमें से अगर स्टॉक रिजर्व है तो वो रिड्यूस कर दिया जाता है। अब देखिए आपको बस ये सोचना है कि स्टॉक में से लेस हो जाता है चाहे सब्सिडरी से होल्डिंग को बेचो या होल्डिंग से सब्सिडरी को बेचो, और दो जगह और होता है जो कि हम केस में पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, पर पहले क्या देख रहे हैं हम, अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलता है। कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग सेलिंग प्राइस, टोटल प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विद परचेजिंग कंपनी, देन अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। अगर बोल रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि कितना आपने गुड्स बेचा, उस पर प्रॉफिट का पार्ट कितना है और अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कितनी बची है, अब आपको पता है कि इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये सेलिंग पे है, तो सोच सकते हो देखो ये भी सेलिंग पे ये भी सेलिंग पे, तो सेलिंग के नीचे सेलिंग। तभी आपको पता है कि अगर जितना आपने माल बेचा उसका प्रॉफिट आपको पता है, तो जो अनसोल्ड स्टॉक है उसमें से प्रॉफिट का पार्ट कितना होगा जो कि अनरियलाइज होगा, ये आपको देखना है। तो एक एग्जांपल आपको दे रखा है, ये दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आपका ऐसे नॉर्मल टोटल प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है, और एक केस क्या होगा जब आपको ऐसे बोल रखा है कि कॉस्ट कितनी है 100 और उस पर प्रॉफिट कितना है 20% है 30% है, मतलब वो परसेंटेज पे दे रखा है, सेलिंग के परसेंटेज के फॉर्म में या कॉस्ट के परसेंटेज के फॉर्म में। सेलिंग में है तो डायरेक्ट निकल के आएगा, जैसे आपको पता है कि अनसोल्ड स्टॉक 50,000 है और आपको बोल दिया कि जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, तो 50 का 20% डायरेक्ट निकाल दो, क्योंकि आपको पता है कि 50 भी एक तरीके से सेलिंग प्राइस पे ही है, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो किस पे है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, और आपको जो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रखा है वो भी किस पे बोल रखा है, सेलिंग प्राइस पे बोल रखा है। लेकिन अगर तुम्हें कॉस्ट पे बोल रखा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ये करना पड़ेगा, मतलब इसको सेलिंग पे कर दिया। और आपको पता है कि इसमें प्रॉफिट तो होता ही है, सेलिंग पे होता है, सेलिंग के नीचे सेलिंग का डिवाइड। और आप ये देखिए कि अगर आप बोलोगे कि कॉस्ट 100 प्रॉफिट 20% तो 120 होगा, तो आप क्या बोलोगे 120 में 20 का प्रॉफिट, तो जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक है उसमें कितना प्रॉफिट होगा, बस ऐसे नॉर्मल सॉल्व करना है। तो देखिए बोल रहा है फॉर एग्जांपल इफ द होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी कंपनी फॉर ₹50,000 इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो आपको पता है कि 50,000 की सेल में 10,000 का क्या है, प्रॉफिट है। एंड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट द वैल्यू ऑफ सच अनसोल्ड स्टॉक विद सब्सिडरी कंपनीज 20,000। अब देखिए होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा, सब्सिडरी के बाद जो अनसोल्ड स्टॉक बच गया वो कितने का बच गया, 20 का बच गया। अब आपको पता है कि होल्डिंग जो बेचती है 50,000 का बेचती है, उस पर 10,000 प्रॉफिट कमाती है, मतलब वही 20% कमाती है, तो 20,000 पे कितना होगा 4,000, तो 4,000 प्रॉफिट निकल के आ गया जो कि अनरियलाइज है, और इसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक में से लेस करना पड़ेगा। और देखिए होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है तो सिर्फ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस करना, किस में से लेस करना, सिर्फ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस करना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से लेस मत करना, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए नीचे भी लिखा हुआ है, और जब आप बोलोगे सर जब उल्टा हो जाए यानी सब्सिडरी होल्डिंग को बेचेगी, तो देखिए दोनों केसेस में स्टॉक में से तो लेस होता है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अगर होल्डिंग सब्सिडरी को बेच रही है तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से पूरा अमाउंट लेस करना। लेकिन अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेच रही है, सब्सिडरी किसको बेच रही है, होल्डिंग को बेच रही है, तो जो भी आपका निकला पार्ट उसमें से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से कितना लेस होगा, जितना आपका होल्डिंग, जितना आपका सब्सिडरी कंपनी में हिस्सा है, और जितना माइनॉरिटी पार्ट है मतलब आउटसाइडर का पार्ट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से लेस हो जाएगा। समझ गए? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर निकालना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि 80% आपका सब्सिडरी कंपनी में हिस्सा है और 20% किसका है, आउटसाइडर्स का है, मतलब माइनॉरिटी का है, तो 4,000 का 80% 3,200 यहाँ से लेस करना पड़ेगा और 800 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से लेस करना पड़ेगा। पर वो कब, अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है, ठीक है। और अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है तो उस केस में आपको पता है कि ये पूरा 4,000 यहीं से लेस होगा, कहाँ से, कंसोलिडेट में, और यहाँ पे नहीं होगा। तो बस आपको ये सोचना है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और देखिए परसेंटेज के फॉर्म में अगर दे रखा है तो कैसे होगा, एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है,
If the holding company sold goods at cost plus 25% and holding company has purchased goods worth rupees 30,000 out of which goods worth rupees 10,000 remain unsold। देखिए ये बोल रहा है कि अगर होल्डिंग कंपनी गुड्स बेचता है कितने कॉस्ट प्लस 25% पे और होल्डिंग कंपनी ने परचेज किया गुड्स वर्थ रुपीज़ 30, यहाँ पे वैसे ये गलत हो गया लिखा हुआ, वैसे ये बोल सकते हो कि अगर सब्सिडरी कंपनी गुड्स बेचता है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग कंपनी ने किससे खरीदा है, सब्सिडरी कंपनी से खरीदा है, या यहाँ पे ये बोल सकते हैं एंड सब्सिडरी कंपनी परचेज, फिर ये ठीक रहता क्योंकि होल्डिंग कंपनी बेचता है और सब्सिडी कंपनी परचेज करता है और सब्सिडी कंपनी के पास 10,000 अनसोल्ड रह गया। लेकिन देखिए मतलब नहीं है, नॉर्मल सोच लीजिए, क्योंकि अभी हम ये नहीं बता रहे कि ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है और अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है तो वो स्टॉक में से तो लेस होगा, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, ठीक है। लेकिन बस क्या करते हैं कि हम दूसरे जगह से भी लेस करते हैं, तो हमें पता है कि होल्डिंग सब्सिडरी को बेचता है तो कंसोलिडेट प्रॉफिट में से लेस होगा और सब्सिडरी होल्डिंग को बेचता है तो क्या होता है, शेयर निकलता है और कंसोलिडेट प्रॉफिट में से भी लेस होता है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में से भी लेस होता है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो भी हिस्सा है उसमें से भी लेस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, तो सेल कितनी होगी 125, 125 पे 25 का प्रॉफिट, तो 10,000 का जो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है उस पर कितना प्रॉफिट होगा 2,000 का। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो केस होता वो क्या होता, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा होता तो स्टॉक में से तो वैसे भी लेस होता, चाहे ए केस हो चाहे बी केस। लेकिन अगर ये केस होता तो स्टॉक में से तो लेस हो रहा है, पर मान के चलिए कि अगर होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 60% है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40% है तो 2,000 का 60% 1,200 और 2,000 का 40% 800। तो देखिए जो 1,200 है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस होगा और जो 800 है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में से लेस होगा, ठीक है। और अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को बेचती तो उस केस में सारा का सारा जो 2,000 है वो कंसोलिडेट प्रॉफिट में से लेस हो जाता। तो यही दे रखा है, क्या बोल रहा है, इफ़ होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स टू सब्सिडरी कंपनी। देखिए किसके हिसाब से बोल रहा है, AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने आपको बताया था इसका इंडियन AS क्या होता है, इंड AS क्या होता है, इंड AS होता है 110, ठीक है, 110 याद रख लेना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। द होल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड स्टॉक। तो देखिए स्टॉक में तो यहाँ से भी लेस होता है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस हुआ तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गए ही नहीं। क्योंकि ये सोचिए होल्डिंग कंपनी जब भी बेचता है तो किसको बेचता है, बाहर भी बेचता है, आउटसाइडर किसी को भी, सब्सिडरी को भी बेचता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटी किसके पास कितना हिस्सा होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं और हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर सब्सिडरी कंपनी गुड्स बेचेगा किसको, होल्डिंग कंपनी को, तो वो कहाँ बेचेगा, बाहर भी बेचेगा। तो उसको पता है कि उसने जनरली जो प्रॉफिट जोड़ के भेजा होगा तो वो आउटसाइडर के लिए भी भेजा होगा। तो आपको पता है कि जो भी सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग रहती है, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है तो बाहर वालों का भी रहता है, तो उसमें जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा हमारा भी होगा और बाहर वाले का भी होगा। तो जब भी सब्सिडी कंपनी ने गुड्स बेचा तो उस केस में होल्डिंग कंपनी को तो मिलेगा ही मिलेगा, माइनॉरिटी को भी मिलेगा ही मिलेगा। तभी क्या बोल रहा है, होल्डिंग कंपनी शेयर इन अनरियलाइज प्रॉफिट। तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट का है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो होल्डिंग कंपनी को तो मिल ही रहा है, साथ में माइनॉरिटी को भी मिल रहा है, तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट का पार्ट है वो होल्डिंग में से भी लेस होगा, माइनॉरिटी में से भी लेस होगा। होल्डिंग कंपनी शेयर इन अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब दोनों में से लेस कर दो और स्टॉक में से तो लेस होना ही है, चाहे ए केस हो चाहे बी केस हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में इसके चांस हो सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट से। अब देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी सबसे सिंपल है, ज़्यादातर जो पार्ट आता है वो फिक्स एसेट्स का आपके एग्जाम्पल में आता है। जब भी आप बड़े क्वेश्चन करते हैं या आपने BCom में किए या MCom में किए, जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड थे, तो आपने देखा होगा कि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आता था और जो मैम या सर जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा तो एडिशनल डेप्रीशिएशन बताते थे या सेविंग इन डेप्रीशिएशन का पार्ट आपको बताते थे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जब भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को परचेस किया जिस भी डेट को, उस टाइम पे अगर फिक्स एसेट्स को रिवैल्यूट कर रहे हो और उससे क्या निकल रहा है, प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो कैपिटल प्रॉफिट, और लॉस निकल के आ रहा है तो रिवोल्यूशन लॉस कहलाता है। अब आपको पता है कि जो भी फिक्स एसेट को रिवैल्यू, क्योंकि किसकी रिवैल्यू कर रहे हो, सब्सिडरी कंपनी की फिक्स एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो। अब देखिए आपको पता है कि जो होल्डिंग कंपनी है जरूरी थोड़ी पूरा शेयर परचेज करके बैठे 100% होता तो माइनॉरिटी का पार्ट ही नहीं रहता। अगर माइनॉरिटी का पार्ट नहीं रहता तो जो नेटवर्थ निकलती है ना सब्सिडरी की, वो पूरा का पूरा 100% हमारा ही होता। हम उसमें से शेयर निकालते ही नहीं क्योंकि हम एक होल्डिंग कंपनी है, 100% होली ओन्ड हमारे पास है, सारी की सारी सब्सिडी कंपनी का हिस्सा हमारे पास है। लेकिन मान के चलिए वही जैसे 60% आपके पास है तो MI के पास कितना होगा,
यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर के पास कितना होगा, 40% होगा, हमारे पास 60% है। तो आप देखिए कि उस केस में जो नेटवर्थ की जब भी आप कैलकुलेशन निकालोगे, जिससे ये क्या बोलता है कि गुडविल में से लेस करोगे। देखिए गुडविल में से लेस करने का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, सॉरी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए लेस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलती है, उसमें से माइनस क्या करते हो, नेटवर्थ, तो तब जाके क्या निकलती है, गुडविल निकल के आती है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि उस केस में क्या निकल के आती है, गुडविल निकल के आती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और नेटवर्थ क्या है, कम, तो गुडविल निकल के आएगी। अगर यही पार्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्थ ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम, तो कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा। तो ये बोल रहा है कैपिटल रिजर्व में ऐड कर देंगे, इसका मतलब नेटवर्थ में क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट का पार्ट है तो वो बढ़ा देंगे, और अगर लॉस का पार्ट है तो वो नेटवर्थ में से लेस कर देंगे, जिससे अपने आप उसका रिजल्ट कैपिटल रिजर्व या गुडविल में दिखने लग जाएगा। अब देखिए कौन सा हिस्सा लोगे, सिर्फ 60% ही लोगे, और बाकी हिस्सा किस में लोगे, 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेंगे। ठीक है, याद रख लेना। तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, एक बार सीधा वहाँ पे ले चल के, एक मिनट रुकिए। देखिए ये फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बताया था शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो आपका तो 60% शेयर ही है। तो आप देखिए क्या कर रहे हो, जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 60% देख रहे हो, जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व का उसका 60। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए आप क्या करोगे, उसको 2 बार थ्योरेटिकल पार्ट को पिछले वाले को रीड करोगे, फिर इसको देखोगे ना एक बार ही, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी आज की वीडियो जो देखोगे, ये वाली जो मैं करवा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ बोला शेयर इन प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये वाला पार्ट, क्योंकि प्री एक्विजिशन को मैं कैपिटल प्रॉफिट बोलता हूँ। अब देखिए ये रहा रिवोल्यूशन प्रॉफिट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, उसका जो हिस्सा आ गया, तो आपका जो 60% का पार्ट है यहाँ आया, या जो लॉस का पार्ट है वो क्या हो गया, लेस हो गया, ये तो बोला। तो आपको बताया कि वो नेट वर्थ से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे ही उसको नेट वर्थ को कॉस्ट से कंपेयर करोगे तो गुडविल निकल के आएगी या कैपिटल रिजर्व, जो ये थर्ड पार्ट में दे रखी है। अब देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या बोल दिया, मैंने बोला कि मैंने आपको कैलकुलेट करके नहीं बताया, लेकिन यही जो पार्ट है, अगर जो होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड देखा आपने, सेम टू सेम ये आउटसाइडर से रिलेटेड निकल सकता है, सेम टू सेम। तो देखिए क्या बोला, नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसका 40% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम ऊपर की तरह पार्ट निकल के आ जाएगा कि पेड अप कैपिटल में 40% हिस्सा, ओपनिंग बैलेंस में 40% हिस्सा, प्री एक्विजिशन जैसे बोला था तो उससे रिलेटेड 40% हिस्सा। तो इसलिए कई जने क्या करते हैं, पहले नेटवर्थ ही निकाल लेते हैं पूरी की पूरी सब्सिडी कंपनी की, और 60-40 कर लेते हैं, इससे आसान होता है, ये नहीं कि बार बार पूरा कैलकुलेशन अलग करें। फिर देखिए उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट जुड़ जाता है, ये जनरली दे रखा है आपको। तो ये बोल रहा है कि इस केस में माइनॉरिटी में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा, जो भी रेवोल्यूशन प्रॉफिट का है ना। लेकिन देखिए वो जो पार्ट ऐड या लेस वो यहाँ पे ही हो चुका है, शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेटवर्थ, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ मैंने कैलकुलेट नहीं करा डिटेल में, क्योंकि मुझे लगा कि यार यहाँ पे जब मैं बता ही चुका हूँ इतना सारा पार्ट फॉर्मेट का, तो ये सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत क्या है। तो आपको बताया जैसे यहाँ ऐड हो गया और लेस हो गया, तो सेम माइनॉरिटी में भी यही होगा। ठीक है, अब सीधा चलते हैं, वहीं पर जंप कर लेते हैं। और हाँ एक और चीज़, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी कराए थे उससे रिलेटेड, तो आपको ध्यान हो तो मैंने वहाँ 70% बताया था कि जनरली जो है ना कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी का 70% हिस्सा खरीदा है। तो आप देख सकते हो उसमें जो रेवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस पहले से निकाल के बता रखा था, तो आप देखना उसका 70% या 80% जो भी है वही निकाला था, सिर्फ किस में, होल्डिंग कंपनी के शेयर में। करके देख लेना, वहाँ पे बुक वैल्यू निकाली थी तो आपको पता चल गया होगा पिछले क्वेश्चन में। अब देखिए रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी में जो जनरली पार्ट बोल रहा है वो यही बोल रहा है जो मैंने यहाँ तक बताया। फिर आपको बोल रहा है रिवोल्यूशन प्रॉफिट ड्यू टू आउटसाइडर इन सब्सिडरी कंपनीज एडेड टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो तो क्या होगा, एक तरीके से नेट वर्थ में क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, जिससे अपने आप वो कैपिटल रिजर्व में जुड़ के दिखेगा या गुडविल में से लेस दिखेगा। ठीक, उसी तरीके से बोलते हैं जो रेवोल्यूशन प्रॉफिट है आउटसाइडर को, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर को, तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर रेवोल्यूशन लॉस का पार्ट है तो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट से रिलेटेड बोल रहा है सबसे पहले, फिर आपको बोल रहा है द शेयर ऑफ रेवोल्यूशन लॉस टू होल्डिंग कंपनीज एडेड टू गुडविल और डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब ये लॉस का पार्ट बोल रहा है, फिर आपको बोल रहा है द शेयर ऑफ रेवोल्यूशन लॉस टू आउटसाइडर इन सब्सिडी कंपनीज डिडक्टेड फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो दिमाग क्या लगाना, सीधी सी बात है, नेटवर्थ का जब भी पार्ट आएगा उसमें रेवोल्यूशन प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है, जब भी नेटवर्थ का पार्ट आएगा, चाहे होल्डिंग का हो चाहे माइनॉरिटी का हो। ठीक, उसी तरीके से अगर लॉस का पार्ट है तो वो लेस होगा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिए आपको पता है कि जब भी फिक्स एसेट को रिवैल्यू करते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है या सेविंग भी आ सकती है। मान के चलो बुक में आपको दिखा रखी थी फिक्स एसेट या फर्नीचर 2 लाख का, अब वो कितने का हो गया, 150 का। तो 50,000 वैल्यू कम होने के कारण जो डेप्रिसिएशन है वो सेव होगा। सेव होने का क्या हुआ, सेव होने की वजह से क्या हुआ, सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है रेवेन्यू का वो बढ़ जाएगा।
तो जब भी वो कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेविंग इन डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही मान के चलिए कि अगर 2 लाख का फर्नीचर दे रखा है और रिवैल्यू करने पर 3 लाख का हो गया, मतलब 1 लाख का बढ़ गया, तो 1 लाख पे जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लेस करना पड़ेगा। तो याद रखना सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट या लॉस का पार्ट है ये डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट के बाद ही आएगा। तभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा एक बार जो पार्ट है वो 2000 निकल रहा था, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा था इस पर्टिकुलर आंसर में, यानी इस पर्टिकुलर पीडीएफ वाले आंसर में वो 1150 आ रहा था, तो शायद उसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया होगा। तो मेरे हिसाब से एक बार कवर कर लेते हैं जो पिछले वाला एग्जाम्पल था उसी को। देखिए अब ये एग्जाम्पल था जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब देखिए एच लिमिटेड थी और ये सब्सिडरी एच थी। आपको ध्यान हो तो होल्डिंग कंपनी जो भी थी एच लिमिटेड, उसने 80% शेयर एच लिमिटेड के ले रखे थे। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था कब, 1 अप्रैल 16 का, ये 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट दे रखी थी, जिसमें मेरे को ध्यान आ रहा है जो पीएनएल वो 15,000 था और जो क्लोजिंग का पार्ट था वो 25 था। मैंने भी नहीं देखा भी, पर ध्यान देखें तो ये रहा, ये 25,000 दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि साल के दौरान का जो प्रॉफिट था वो 10,000 का था, ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था, 25 से 75 हो गया था, तो इसका मतलब 50 का पार्ट था। तो वहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था 50 का 80% और 50 का 20%, जैसे रिजर्व में। वैसे मैंने क्या बोला था, 10 का 80% 8,000 और 2,000, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको इसका भी एडजस्टमेंट करना था। किसका, इसका मशीनरी की बुक वैल्यू मतलब क्या है, बैलेंस शीट की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको 3 लाख और 150 की दे रखी है और ये 90 और 17 की दे रखी है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मशीनरी की बुक वैल्यू 1 लाख की थी और फर्नीचर की कितने की थी, 20 की थी, ठीक है। और ये बोल रहा है ऑफ एस लिमिटेड वर रिवैल्यूड एट ₹150 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 16 फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर। ये मत सोचना सर ये कम कैसे हो गई, 90 या 17 कैसे हो गई। देखिए उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये 1 अप्रैल 16 का और ये 31 मार्च 17 का है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो दे रखी है वो मशीनरी की 10% और फर्नीचर की 15%। अब मैंने आपको बताया कि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस है मशीनरी पे, बुक वैल्यू 1 लाख और रिवैल्यू कितने में करी, 1,50,000, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है कितना है, 50,000। और ये देखिए यहाँ पे जो फर्नीचर है वो क्या है, बुक वैल्यू 20 और ये कितना है 15,000, तो 5,000 क्या हो गई, कम हो गई, तो लॉस है। तो जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे दे रखा है आपको। देखिए मैंने आपको बताया था कि वो किस में दे रखा होता है, नेट वर्थ में दे रखा होता है। तो यहाँ पे आप जब भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या है कि वीडियो पॉज कर दी थी, क्योंकि डायरेक्ट 9,000 दे रखा था, तो मेरे को देखना था कि ये पर्टिकुलर कैसे कैलकुलेट हुआ। तो देखिए 50,000 का आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, नहीं तो उस वक्त क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको पता है। और देखिए 5,000 का मशीनरी पे लॉस का पार्ट था, क्योंकि पर्टिकुलर 1 लाख की चीज़ को 1,50,000 पे वैल्यू करा तो 50,000 का रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, और मशीनरी को क्या करा, 20 को 15 पे वैल्यू करा तो 5 का लॉस था। तो हम बोल सकते हैं कि नेट जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था वो फिक्स असेट पे कितने का था, 45 का। 45 में से जो 1/5 हिस्सा है मतलब 20%, क्योंकि आपको पता है कि 80% तो किसका है, होल्डिंग कंपनी का, एच लिमिटेड का। तो 45,000 का 80% मतलब 4/5 देख लीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, आप खुद दिमाग लगाइए कि जो पर्टिकुलर ये पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो नेट वर्थ से रिलेटेड है। जो आप ये बोलते हो ना, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी, यहाँ पे सब्सिडरी कौन है, एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड के जो पार्ट है, एस लिमिटेड की जो नेट वर्थ है उसमें से आपका हिस्सा कितना है, तो सबके देखिए 4/5 कर रखा है, 4/5 कर रखा है, ये पार्ट कर रखा है ना पर्टिकुलर। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन का पार्ट दे रखा है। ये भी देखिए यहाँ पे 800 शेयर कर रखे हैं। तो आपको पता है कि जो एस लिमिटेड के हैं वो टोटल मिला के 1,000 शेयर है, उसमें से 800 शेयर आपके पास है, मतलब 80%। तो वो 80% के हिसाब से आपको 80,000 दे रखा है, ना कि 1 लाख दे रखा है। क्योंकि अगर आप एस लिमिटेड की वर्थ देखोगे तो 1 लाख दिखेगी या 40,000 दिखेगी, और आपको पता है कि जो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट है वो 45 दिखेगा। तो आप चाहे तो वो तीनों का टोटल करने के बाद 80% निकाल के देख लेना, तब भी आपका ये 1,40,80 आएगा। ये क्या दे रखी है, 1,60,000, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है। ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने में हमने खरीदा था। तो वहाँ पे बोल रखा था 800 शेयर 200 रुपीज़ के हिसाब से खरीदे थे। फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन 200 के हिसाब से। तो बाकी जो 12,000 का पार्ट है वो गुडविल का पार्ट आ गया। तो देखिए आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी एक तरीके से इससे कैलकुलेट करने आ जाएगा, और साथ में जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का पार्ट है वो भी निकल के आ जाएगा। तो देखिए 45 में से 80% 36 यहाँ दे दिया और 9,000 यहाँ पे दे दिया।
ठीक। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे निकलते हैं सारे के सारे, जैसे पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट है तो मैंने आपको पहले वीडियो में जनरली बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट है, तो वो कैसे निकला था। अगर आप ध्यान दो तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका प्रॉफिट था वो शुरू में था 15,000, आपको ध्यान हो, और जब बैलेंस शीट दे रखी है उसमें 25 दे रखा है, तो क्या चेंज हुआ 10 का। चलो देखिए, अगर आपको ध्यान नहीं है तो रिजर्व में आपको ध्यान है, रिजर्व का कितना चेंज हुआ था, 50 हुआ था, तो 50 का 4/5 आपको पता है कि कितना है 8,000, और 50 का 1/5, यही तो पार्ट था 2,000। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपने 50 का करा था तो आप देख सकते हैं जो ये आपको दिख रहा है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए ये देखो आपको दिख रहा है 10,000, तो ये 50 का आपको पता है कि जो है 20% यहाँ ले लिया, तो बाकी जो 80% है वो किस में जाएगा, क्योंकि हम पोस्ट की बात कर रहे हैं तो पोस्ट का पार्ट जो होता है वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, तो ये यहाँ पे गया, और बाकी जो जाएगा वो आपका जाएगा, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जाएगा। किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में। और मैंने यहाँ भी कैलकुलेशन बताई थी, देखिए ये रहा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 25 से 75 हो गया, और आपको मैंने 15 से 25 बताया तो 10,000 हुआ, लेकिन 10,000 का मैंने 80 और 20% क्यों नहीं करा, क्योंकि मुझे डेप्रीशिएशन को एडजस्ट करना था। अब देखिए 20 से 15, जैसे आपको पता है कि 20 से 15 हो गया, तो आपको पता है कि वैल्यू ये हो चुकी है, पहले ये चार्ज की हुई थी तो डेप्रीशिएशन ज़्यादा चार्ज किया था, अब सेविंग होगी, क्या होगी, सेविंग होगी। सेविंग का मतलब क्या हुआ, 5,000 की जो वैल्यू है उस पर 15% फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन है, तो 5,000 का 15% देख लिए 750 आएगा, तो सेविंग ऐड होती है। इसी तरीके से देखिए 1 लाख की बुक वैल्यू थी और 1,50,000 का जो भी मशीनरी हो गई थी, तो 50,000 का 10% डेप्रीशिएशन, ऊपर देख लेना 10% रेट है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, तो ये एडिशनल डेप्रीशिएशन है। ठीक, ये लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम सेविंग बोल रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एडिशनल डेप्रीशिएशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है ना अंडर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, कि इतना हमने नहीं लगाया तो एडिशनल हमें लगाना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सिस डेप्रीशिएशन चार्ज, क्योंकि हमने 20 पे चार्ज कर दिया था तो हमें 15 पे चार्ज करना था, तो हम क्या बोलेंगे, सेविंग हो गई, तो सेविंग ऐड कर रहे हैं, प्रॉफिट में जोड़ रहे हैं, और ये लेस कर रहे हैं एडिशनल, तो अपना कितना आ गया 5750 जनरली आ गया। अब इसका 4/5 और 1/5 निकालोगे तो जो पहले मैं 10,000 का निकाल रहा था वो गलत था, क्योंकि देखिए इतना अमाउंट लेस हो गया और 750 एक तरीके से ऐड हो गया, तब जाके ये आया 5750, और उसका 80% और 20% करके देखिए, फिर देखिए ये माइनॉरिटी में जा रहा है, देख लेना, चाहे यहाँ पे लिख रखा होगा नीचे। और जो ये 4600 का पार्ट है ये किससे रिलेटेड है, होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड है, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन हमेशा रेवेन्यू प्रॉफिट की तरफ जाता है, ये याद रख लेना। इस तरीके से आपको निकल के आ गया। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, जो कि रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। हर चीज़ आपको छोटी छोटी लगती है, लेकिन देखिए है टिपिकल। अब देखिए डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है, सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिविडेंड जो दिया जाता है हम बोलते हैं फ्री रिजर्व में से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। जनरली आप प्रॉफिट जो भी देखोगे वो क्या होगा, करंट का भी हो सकता है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है, करंट में से भी देख सकते हो और प्रीवियस में से भी। सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हो, होल्डिंग सब्सिडरी, तो ये बोल रहा है सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट में, या कैसे भी आप बात कीजिए आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट में से दिया जाता है, फिर मूविंग बैकवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से देते हो। तो यहाँ पे यही मान के चल रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट में से दोगे, फिर प्री वाले में से दोगे। अगर स्पेसिफिकली नहीं बोल रखा और आपको कैलकुलेट करके निकालना है और डिविडेंड देना ही है, ठीक है। अब देखो डिविडेंड देना जो है वो जनरली किस पे डिपेंड करता है, वो एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कब प्रपोज कर रही है, फिर उस पर डिक्लेयर एंड पेड का पार्ट कब है। ठीक, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिख लिया यहाँ पे, ये एक होल्डिंग कंपनी है और ये एक सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का 70% शेयर है, मान के चलिए कि जो सब्सिडरी की वो 10 लाख की शेयर कैपिटल है, कितने 10 लाख रुपीज़ की है, सिंपल रख रहे हैं 10 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल है, और ये क्या करती है 10% डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो 10% का मतलब कितना हो गया 1 लाख, पे कर देती है, डिक्लेयर एंड पेड ये कर देती है 1 लाख रुपीज़ का, तो उसमें से 70% तो हमें मिलेगा 70,000, और बाकी जो 30,000 है वो किसको मिलेगा, माइनॉरिटी वालों को मिलेगा। समझ गए, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ का डिविडेंड है, उसमें 70% हमारा हिस्सा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो 10 लाख की शेयर कैपिटल है, उसमें 7 लाख की हमारी शेयर कैपिटल है, तो 7 लाख का 10% 70,000 हमें मिलेगा, और बाकी 3 लाख की आउटसाइडर की है तो उन्हें 30,000 मिलेगा।
तो पहले आपको नॉर्मल ये सोचना है। अब देखिए सब्सिडरी कंपनी ने तो पूरा 1 लाख का डिविडेंड दिया, पर उसने कैसे बोला, उसने ऐसे बोला ए डिविडेंड ऑफ 10%, ए डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड इन जनवरी 20। ठीक है, ये क्या चल रहा है 1920। आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कब की दे रखी है, 31 मार्च 20 की दे रखी है। तो आपको बोल दिया डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड इन जनवरी 20 फॉर 1819। अब देखिए वो किससे रिलेटेड था, पिछले साल। आपको पता है कि 1920 की बैलेंस शीट दे रखी है, और अगर आप 1 अप्रैल 19 को भी क्या करते हो, उसके शेयर परचेज करते हो, पर ये डिविडेंड किसका है, 1819 का। तो अगर आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे मैं एक होल्डिंग कंपनी हूँ, मुझे डिविडेंड मिलता है, तो मैं एंट्री क्या करती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड करता हूँ। ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ तो एंट्री क्या होगी, यही होगी मेरी तरफ से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। लेकिन देखिए आपको पता है कि ये जनरली जो किससे रिलेटेड है, प्री पीरियड से रिलेटेड, प्री एक्विजिशन से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि हमने शेयर ही 1 अप्रैल 19 को खरीदे, और जबकि जो डिविडेंड दे रहे हैं, दे तो अभी रहे हैं जनवरी 20 में, तब हमारे पास शेयर थे, लेकिन जो डिविडेंड है वो कौन से पीरियड का है, 18-19 का, मतलब वो पिछले पीरियड का है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, या जो हम बोलते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड है, कि जो जनरली डिविडेंड दिया वो पिछले प्रॉफिट में से दिया, पास्ट प्रॉफिट में से दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो सारा का सारा पार्ट हमने जो डिविडेंड में डाला है, यानी हमने जो बैंक टू पीएनएल करा, बैंक टू पीएनएल क्यों करा, क्योंकि बैंक टू डिविडेंड और डिविडेंड टू पीएनएल, डिविडेंड से डिविडेंड कट गया, नेट एंट्री बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो हमने अपनी डिविडेंड की इनकम को पीएनएल में क्रेडिट कर दिया था, वो गलत हो गया। हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में डालना था, बैंक टू इन्वेस्टमेंट करना था, मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करना था। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को, जितना मुझे डिविडेंड मिला वो मेरा प्री का पार्ट है। अगर मेरा पोस्ट का पार्ट होता, पोस्ट का मतलब अगर कंपनी क्या बोलती, जो ये डिविडेंड दिया वो इसी साल का है, जैसे इंट्रीम इसी साल का है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर इसी साल का है तो मैं क्या करूँगा, बैंक टू डिविडेंड करूँगा, और फिर डिविडेंड टू पीएनएल, मतलब मैं बैंक टू पीएनएल करूँगा, तो मेरे किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाले पार्ट में, इनकम में जुड़ेगा। लेकिन अगर मैंने गलती से बैंक टू पीएनएल कर दिया और मुझे पता है कि वो तो प्री एक्विजिशन पीरियड का है, यानी वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया था पीएनएल में, वो मैं लेस कर दूंगा, और मैं इन्वेस्टमेंट में जाके लेस करूँगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट में लेस नहीं करा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर गलती हो जाती है तो क्वेश्चन में कैसे गलती आती है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, बोला था कि डिविडेंड वाज क्रेडिटेड बाय एच लिमिटेड टू इट्स पीएनएल अकाउंट। एच लिमिटेड ने डिविडेंड को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब क्या है, उसने उसको जोड़ दिया, जबकि उसको कहाँ करना था, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन है। या क्या पता मैंने बीच में खरीदा हो और उससे रिलेटेड जो पार्ट है प्री का और पोस्ट का अलग अलग हो, तो कुछ पार्ट मेरे को प्री में दिखाना और कुछ पोस्ट में। तो मैंने जितना भी पार्ट क्या कर दिया, सारा का सारा अगर मैंने पोस्ट में ही दिखा दिया, तो मुझे उसमें से कुछ हिस्सा हटाना पड़ेगा और वो प्री में डालना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से रिड्यूस करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंस डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, हैंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई द डिविडेंड इनटू प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ये बोला डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। शेयर्स जो भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के खरीदे, उससे पहले का जो प्रॉफिट कमाया गया था, उससे अगर डिविडेंड पे किया गया तो उसे देखिए प्री एक्विजिशन बोलते हैं। मेरे एग्जांपल में क्या था, 1 अप्रैल 19 को मैंने शेयर परचेज किए, और जो मुझे डिविडेंड दिया गया वो कब का दिया गया, 2018-19 का दिया गया। दिया चाहे मुझे 1920 में गया है, पे मुझे इस ईयर में किया गया है, लेकिन वो किसका था, ऐसे बोल रखा है फॉर द ईयर 2018-19। तो आपको पता है कि वो पिछले साल में प्रपोज कर दिया गया था, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट में से वो कम कर दिया गया होगा। तो पिछले साल वो प्रपोज हो चुका है, तो पिछले साल के प्रॉफिट में से दिया गया है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो प्री एक्विजिशन है, यानी वो कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड पार्ट है जो भी है। तो जो डिविडेंड है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, उसकी एंट्री क्या होगी, वो इन्वेस्टमेंट में से कम होगा, ना कि वो पीएनएल में जाएगा, यानी पीएनएल में बढ़ेगा। जब भी मुझे डिविडेंड मिलता है, अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से रिड्यूस होता है। ये बोला डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न आफ्टर DOA, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद अगर जो प्रॉफिट कमाया है तो वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, उसमें से जो डिविडेंड पे किया है वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तभी मैंने क्या बताया, अगर आपने बैंक टू पीएनएल कर दिया तो वो गलत हो गया। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से रिलेटेड डिविडेंड है और आपने गलती से उसको पोस्ट में से लेस कर दिया, मतलब आपने बैंक टू पीएनएल कर दिया, तो आप क्या कीजिए, पीएनएल में जो पार्ट आपने ऐड किया है वो लेस कर दीजिए। और अब कहाँ से लेस कीजिए, इन्वेस्टमेंट में से लेस कीजिए। देखिए पीएनएल अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग है। पीएनएल आपका क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इन्वेस्टमेंट क्या है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप अपनी कॉस्ट ज़्यादा दिखा के बैठे हो, तो आपको उतने से क्या करना है, जो डिविडेंड का पार्ट है वो लेस कर देना है, किस में से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। और पीएनएल में आपने ऐड किया हुआ था, तो आपको क्या करना है,
आपको लेस करना है, क्योंकि आपने ये रॉन्ग कर दिया, क्या कर दिया, गलत कर दिया, समझ गए। तो ये आपको सही करना है। तो ये बोला प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज द प्रॉफिट फ्रॉम विच सच डिविडेंड इज पेड हैज़ बीन चार्ज बाय सब्सिडरी फ्रॉम होल्डिंग एज ए कॉस्ट। ये बोला बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज द प्रॉफिट फ्रॉम विच सच डिविडेंड इज पेड हैज़ बीन चार्ज बाय सब्सिडरी फ्रॉम होल्डिंग एज कॉस्ट। ठीक, तो इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से रिड्यूस करना है। और प्री एक्विजिशन वैसे भी क्या होता है, आपका कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो उसका जो डिविडेंड भी होगा वो भी क्या होगा, एक तरीके से आपकी कॉस्ट में से ही कम होगा इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वो कैपिटलाइज का पार्ट है। पोस्ट डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ दैट प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी द सच डिविडेंड इज एन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब देखिए पोस्ट डिविडेंड जो भी सामने वाली कंपनी ने पे किया है तो वो किस प्रॉफिट में से होगा, वो होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से होगा। तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर सारा का सारा पार्ट है मैं P&L में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड और डिविडेंड टू P&L, तो डायरेक्ट एंट्री बैंक टू P&L कर सकता हूँ। इंट्रीम डिविडेंड जो पे होता है वो करंट ईयर प्रॉफिट में होता है अप टू डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो बोल रहा है इंट्रीम डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो उसमें भी आपको वही देखना पड़ेगा, प्री पोस्ट देखना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कब परचेज किए। मान के चलो कि अगर आपने 1 अप्रैल 19 को परचेज किए और बीच में डिक्लेयर हो गया, तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 19 के बाद डिक्लेयर हुआ है, तो वो पोस्ट ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोस्ट ही कहलाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, देखिए इसमें अप टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन भी बोल रहा है, तो आप मान के चल लीजिए कि 31 दिसंबर अगर 20 को आपने क्या करा, डिक्लेयर करा इंटरिम डिविडेंड का, तो वहाँ तक का जो प्रॉफिट है उस पर जनरल इंटरिम डिविडेंड पे किया जाएगा। पर इतना टिपिकल केस नहीं आता। आप ये मान के चलना कि देखिए क्या होता है कि जब आप सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाते हैं ना, आप जनरली प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्रपोज डिविडेंड, सब्सिडरी कंपनी ने क्या दिया, प्रपोज डिविडेंड करा होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जब पे किया होगा तो P&L टू डिविडेंड। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड टू प्रपोज करते हैं डिविडेंड। तो आपको पता है कि अगर इनका अकाउंट बना हुआ है टू से रिलेटेड और बाय में बाय बैलेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे टू बैलेंस लिखा हुआ है, तो अगर आप टोटल करेंगे टू साइड का और बाई साइड लेस करेंगे तो आपको जो डिफरेंस का पार्ट आएगा वो क्या आएगा, बिफोर इंटरिम डिविडेंड एंड बिफोर प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। या ऐसे सोचिए कि अगर आपको ओपनिंग बैलेंस P&L का दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है, उसका जो भी डिफरेंस है उसमें जो ये हम बोलते हैं ना इंटरिम डिविडेंड और जो जनरल रिजर्व का पार्ट हो गया, प्रपोज डिविडेंड का पार्ट हो गया, वो वापस से आप क्या कर रहे हो, एक बार ऐड करके देख रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलेगा। जो भी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वो सब्सिडी कंपनी का है, जो कि किस में बटेगा, आपको पता है वो होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग एक तरीके से क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तभी जनरली आप क्या करते हो, जो भी नेट प्रॉफिट देखते हो, होल्डिंग और सब्सिडी बोल रहा हूँ नहीं, जो भी होल्डिंग कंपनी ने शेयर होल्ड कर रखा है और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों ने होल्ड कर रखा है या माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने कर रखा है, वो निकल के आ जाएगा। पर याद रखना कि जो इंटरिम डिविडेंड का पार्ट है वो वापस से आप ऐड क्यों करते हो, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाए। और जो इंटरिम डिविडेंड का पार्ट है वो इनकी शेयर होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जैसे मैं बोल के चल रहा हूँ कि H लिमिटेड ने 70% होल्ड किए थे और जो माइनॉरिटी उसने 30% होल्ड किए थे, तो माइनॉरिटी में से उसका 30% लेस करना है। जैसे मान के चलो कि 10,000 इंटरिम डिविडेंड निकला तो उसका 70% 7,000 आपको किस में से लेस करना है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से। तो आपको क्या करना है, 10,000 का जो 70% है 7,000 वो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस करना है और 30% 3,000 है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पार्ट में से लेस कर देना है। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है सब्सिडरी का, उसमें जो इंटरिम डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल के आ जाएगा। फिर आपने जो इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट किया हुआ है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा माइनॉरिटी वाले पार्ट में से भी और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट वाले पार्ट में से भी। ये डिटेल पार्ट है। जनरली क्या होता है कि ये एक तरीके से काम नहीं आता, या मैं बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम में नहीं आता। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आया हुआ है या आने के चांस वापस से हो सकते हैं, तो वो यही आता है, ये वाला डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना जब भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड की बात करता है तो वो इसमें से लेस होता है। तो अगर किसी ने बैंक टू P&L कर दिया, वो गलत कर दिया, तो उसको क्या करना है, P&L में वापस से क्या कर देना है, लेस कर देना है और उसको रियल में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस करना है। अब देखिए बोल रहा है कि सच इंटरिम डिविडेंड में भी प्री और पोस्ट डिपेंड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन।
तो आपको पता है कि जब डिक्लेयर किया वहाँ तक का जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से इंटरिम डिविडेंड पे किया जाएगा। अब अगर आपने बीच में ख़रीद लिया, जैसे आपने 30 जून 19 को क्या करें शेयर खरीदे, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन मान लो कि 31 दिसंबर को कंपनी ने क्या करा, डिक्लेयर किया डिविडेंड सब्सिडरी ने। तो आपको पता है कि आपने तो 30 जून 19 को एक्वायर किए थे, और जो बैलेंस शीट बनती है वो 1 अप्रैल से लेके मार्च तक की बनती है। तो 1 अप्रैल 19 से लेके 30 जून 19 तक का जो पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, प्री कहलाएगा, और ये जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, पोस्ट कहलाएगा। तो सच इंटरिम डिविडेंड में भी प्री और पोस्ट डिपेंड अपॉन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कि कब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रखा है, चाहे आप इंटरिम का ट्रीटमेंट देखिए चाहे आप प्रपोज का देखिए, दोनों सेम ही है। क्योंकि देखो रिकॉर्ड, देखिए क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग होनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग नहीं होती है तो वो कैसे एडजस्ट होगा। अब हम सब्सिडरी के केस में भी देख रहे हैं और होल्डिंग के केस में भी देख रहे हैं। तो ये बोला ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है, जो आपने डिविडेंड दिया है वो किस में से दिया है, रेवेन्यू वाले पार्ट में से दिया है। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, बैंक टू पीएनएल की बात कर रहे हैं, जिनको मिला है। और जिन्होंने दिया है जनरली उन्होंने क्या करा है, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक ये करा है। यानी जैसे सब्सिडी कंपनी डिविडेंड देती है वो क्या करेगी, डिविडेंड टू बैंक, और उसको कहाँ डाल रही है, पीएनएल में, पीएनएल टू डिविडेंड, यही तो डाल रही है। अब देखिए सिंपल सा पार्ट ये मान के चलिए कि सब्सिडरी ने क्या करा, यहाँ पे दे रखा है ना स्टेटमेंट में, या पर्टिकुलरली आपको चार्ट दे रखा है, तो उसमें क्या बोल रहा है, अकाउंटेड बाय द सब्सिडरी, नॉट अकाउंटेड बाय द सब्सिडरी। इसका मतलब क्या है, जो डिविडेंड की अकाउंटिंग है वो सब्सिडरी ने कर दी है, यहाँ पे बोल रहा है नहीं करी है। और ये बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी में क्या होगा। तो देखिए अगर सब्सिडरी ने अकाउंटिंग की है तो कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बोल रहा है कि सब्सिडी ने अकाउंटिंग नहीं करी तो एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के टाइम क्या होगा, वो एडजस्टमेंट का पार्ट होगा। अगर ये बोला नॉट अकाउंटेड बाय द सब्सिडरी, ये बोल रहा है। तो देखिए जब भी आपका क्या होता है कि प्रपोज डिविडेंड का पार्ट होता है तो यही मान के चलते हैं कि सामने वाला क्या करता है, कर देता है एंट्री। तो यहाँ पे नो फर्दर एडजस्टमेंट बोल रखा है ना, पर जनरली हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं सामने वाली सब्सिडी कंपनी का कि फॉर द ईयर क्या है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रपोज डिविडेंड जो भी पार्ट है या रिजर्व का पार्ट साल के दौरान कितना हुआ, तो जो भी एप्रोप्रिएशन अलोकेशन का पार्ट है वो वापस से ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा साल का प्रॉफिट निकल के आ जाए, जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सब्सिडरी का। क्योंकि वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ही प्री और पोस्ट के फॉर्म में बटेगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो जब हम प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं और हमको पता चला कि यार जो सामने होल्डिंग कंपनी है उसने तो क्या करा, 31 अगस्त को परचेज किया है, और है ना अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 मार्च को होते हैं, यानी जैसे 20 को, और 31 अगस्त 19 को। तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ क्या हो गए आपके, पोस्ट हो गए, और जो 5 मंथ है वो प्री हो गए। अब प्री के हिसाब से कैपिटल प्रॉफिट है, तो अगर हम बोलेंगे डिविडेंड जो उसको मिला होगा तो वो जनरली किस में से कम होगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा। अगर 7 मंथ वाला डिविडेंड मिला होगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल उसके पीएनएल वाले पार्ट में जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो होल्डिंग कंपनी वो एंट्री क्या करेगी, अगर उसका पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड प्रॉफिट है और पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड है तो वो क्या करेगा, अकाउंट फॉर बाय क्रिएटिंग पीएनएल ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी नॉर्मल एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। देखिए जो सब्सिडी कंपनी है वो पे करने की एंट्री करती है, वो करती है डिविडेंड टू बैंक और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, यही करती है। तो ये बोल रहा है कि अगर सब्सिडी ने अकाउंटिंग कर दी तो नहीं करने की जरूरत। ये बोल रहा है कि अगर सब्सिडी ने अकाउंटिंग नहीं करी तो आपको एडजस्टमेंट की जरूरत है कंसोलिडेशन के टाइम, मतलब उसको ये एंट्री क्या करनी थी, करनी चाहिए थी, ये बोल रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट में वो पर्टिकुलर पार्ट लेस नहीं था तो आपको लेस करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करेगी, उसकी डिविडेंड की इनकम है पोस्ट से रिलेटेड, तो वो क्या करेगी, बैंक टू डिविडेंड, ठीक है। अब सोचिए कि डिविडेंड को वो कहाँ डाल रही है, पीएनएल में, तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड से डिविडेंड कट गया और नेट एंट्री क्या बची, बैंक टू पीएनएल। तो जब भी ये पार्ट देखते हो इससे रिलेटेड ही होता है। तो जब भी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो वो पीएनएल में जाएगा, और अगर प्री से रिलेटेड है और होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, वो इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट इन केस ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड अकाउंटेड बाय होल्डिंग कंपनी, नॉट अकाउंटेड बाय होल्डिंग कंपनी। अब देखिए बोल रहा है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग की है, इफ़ करेक्टली अकाउंटेड एज रिडक्शन टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो पढ़ा लिखा था, उसमें दिमाग था, तो उसने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि प्री है, कैपिटल से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम कर दो, तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है।
अगर वो रॉन्गली उसने पीएनएल में क्रिएट कर दिया तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर रॉन्गली उसने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल कर दिया, तो उसको क्या करना है, देखो बोला रिवर्स द एंट्री पास। इसका मतलब क्या होता है, जो पीएनएल में उसने जोड़ रखा है डिविडेंड का पार्ट प्री एक्विजिशन का, वो उसको लेस करना पड़ेगा। और अब कहाँ से रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है, अब वो इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेगा तो इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से उसको इस पार्ट में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब क्या है, पीएनएल में ऐड है तो याद रखना लेस करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट में अगर उसने लेस नहीं करा तो वो लेस करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है वो दो दो एंट्री कर देगा कि एक बार बैंक टू पीएनएल भी कर दी, एक बार बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं होगा, वो तो उसकी गलती होगी, ना समझी होगी। तो रिवर्स एंट्री का मतलब क्या होता है, पीएनएल में से लेस कर देगा और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस कर देगा, क्योंकि पीएनएल में ऐड है, वहाँ गलत कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे नहीं किया था, इसलिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करेगा। अब ये बोल रहा है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने अकाउंटिंग ही नहीं करी तो फिर ये कर देगा बैंक टू इन्वेस्टमेंट, एडजस्ट द सेम एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंट फॉर एस रिडक्शन टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो और जितना पैसा आ रहा है उतना बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, अगर आपने जनरली ये एंट्री नहीं करी। अब ये बोल रहा है नॉट अकाउंटेड बाई सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी ने नहीं करा तो ये बोल रहा है एडजस्ट द सेम एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के टाइम एडजस्ट कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, रिड्यूस द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला, तो देखिए इसमें यही तो बोल रहा है कि अगर अकाउंटिंग नहीं करी सब्सिडरी ने तो क्या करो, रिड्यूस द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दीजिए। ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर सब्सिडरी ने अकाउंटिंग नहीं करी तो कंसोलिडेशन के टाइम एडजस्ट करो। अब ये कौन करेगा, ये होल्डिंग का ही दे रखा है, अब सारा पार्ट वही दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर कर लिया करेक्टली तो ठीक है, नहीं करा तो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को करो। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रखा है, होल्डिंग से रिलेटेड बोल दिया कि ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंसोलिडेटेड बना रहे हो तो आपको क्या देखना है कि होल्डिंग अपने में ऐड कर रहा है। तो पर्टिकुलर जब भी वो इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो इन्वेस्टमेंट के पार्ट में से जितना भी डिविडेंड उसको मिला वो लेस कर देगा, क्योंकि वो प्री एक्विजिशन से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं आया समझ में तो ये इलस्ट्रेशन के थ्रू प्री और पोस्ट का जरा सा पार्ट तो आपको आ ही जाएगा। फिर भी नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, आपको पीछे थियोरेटिकल पार्ट को वापस से देखना है, 2 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा कहीं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का तो वो टिपिकल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब तक आप इसके बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कवर करते हो तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और बड़े क्वेश्चन करने के लिए अराउंड हमें 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं, जिससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन में 1-1 घंटा, या मेरे को समझाने के हिसाब से 1-1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है XYZ लिमिटेड परचेज 80% शेयर ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 16 फॉर ₹1,40,000। द इशूड कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 16 वाज 1 लाख एंड द बैलेंस इन द P&L अकाउंट वाज 60। अब देखिए यहाँ पे जो परचेज किए वो 1 जनवरी 16 को किए हैं और 80% शेयर है कितने के, 140 के। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, याद रखना ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इशूड कैपिटल ऑफ ABC दे रखी है तो देखिए 1 लाख दे रखी है। 1 लाख में से आपको पता है कि देखो इशूड कैपिटल अगर दे रखी है किसकी, ABC लिमिटेड की दे रखी है, उसमें से 80% मैं अगर परचेज कर लेता हूँ तो 80,000 की है। तो ये 80,000 क्या होती है, पेड अप, या जो फेस वैल्यू बोलते हो ना, पर मैंने खरीदे कितने के, उसको 140 के। अब ये थोड़ी बोले कि सिर्फ 80,000 ही नेटवर्थ है, नहीं, जो P&L का पार्ट है वो भी देखना पड़ता है, तो वो 60,000 ये भी क्या है, नेटवर्थ है। लेकिन इसमें निकालने के लिए क्या बोला पहले वो तो देखूँ। ये बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 ABC लिमिटेड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20, साल के दौरान। अब देखिए ये तो ओपनिंग का P&L था और साल के दौरान आपने 20 का कमाया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 80 हो गया। तो जब भी आप बैलेंस शीट देखते हो ना तो आपको क्लोजिंग दिखता था 80, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको निकाल के बता दिया कि साल के दौरान कितना आपका 20, क्योंकि वैसे आप डिफरेंस देखते 60 और 80 का, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही बता दिया। और यहाँ पे बोल रहा है एंड एट द ईयर एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ए डिविडेंड ऑफ 30,000। अब देखिए आपने 30,000 का डिविडेंड पे कर दिया। शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 जनवरी 16 एंड 31 दिसंबर 16। बेसिक पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि जो 1 लाख की कैपिटल है उसमें 80% मेरा है, तो बाकी 20% किसका होगा, माइनॉरिटी का होगा। 60,000 की उसमें से 80% किसका है, होल्डिंग यानी मेरा XYZ लिमिटेड का, तो माइनॉरिटी का कितना होगा, बाकी 20% होगा। तो जनरली ऐसे करके देख सकते हैं, लेकिन क्या करना है, 1 जनवरी 16 का भी देखना है, फिर 31 दिसंबर 16 का भी देखना है। अब 31 दिसंबर 16 का देखना है तो साल के दौरान प्रॉफिट भी कमाया, और माइनॉरिटी में क्या जुड़ता है
कि जो नेट वर्थ है उसमें हिस्सा प्लस जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका हिस्सा, ये भी जुड़ता है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, शो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड। तो डिविडेंड की एंट्री, अब देखिए टोटल डिविडेंड पेड कितना, 30। आपने सबसे पहले ऊपर ऊपर पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा, कि इट मीन्स डिविडेंड इज फर्स्ट पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एंड देन मूविंग बैकवर्ड, यही हो गया, ठीक है। अब ये वाला पर्टिकुलर केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर 16 को हो रहे हैं, 1 जनवरी का डेटा दे रखा है। तो जो डिविडेंड डिक्लेयर पेड किया होगा वो 31 दिसंबर 16 को किया है, तो वो 1 जनवरी 16 से लेके 31 दिसंबर 16 के पीरियड का ही है। क्योंकि अगर मैं पिछले साल का बोल देता हूँ उसको, तो वो सारा का सारा प्री हो जाता है, और सारा का सारा प्री है तो उस केस में 30,000 का पूरा पार्ट किस में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट में जाएगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो आपको पता है कि पहले आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से देते हो, फिर आप क्या करते हो, पास्ट ईयर के। तो आपको पता है कि पास्ट मतलब क्या हो गया, जब आपने खरीदा उससे पहला एक तरीके से क्या हो गया आपका, वो प्री हो गया। पास्ट ईयर मतलब क्या हो गया, वो प्री हो गया, और ये क्या है, पोस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 20,000 जो दिख रहा है वो पोस्ट से रिलेटेड है, और 10,000 क्या आपका प्री से रिलेटेड है। क्योंकि आपके पास जो प्रॉफिट है वो 20,000 का ही है, और आपने ख़रीदा कब है, ये देख लीजिए, आपने ख़रीदी है 1 जनवरी 16 को, और आपने साल के दौरान जो प्रॉफिट कमाया 20। तो 1 जनवरी 16 के दौरान सामने वाली कंपनी ने, मतलब ABC लिमिटेड सब्सिडरी ने, जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, 20 का कमाया, और डिविडेंड दे दिया 30 का। तो 30 में से 20 तो पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है, और जो 10,000 है वो किससे रिलेटेड है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से रिलेटेड है। उस कंपनी ने यूज़ करा पूरे के पूरे अपने प्रॉफिट का, क्योंकि उसके बाद 60 के बाद 20, तो टोटल 80 बचा था। 80 में से उसने 30 डिविडेंड दे दिया, तो वो 30 कैसे दिया, 20 तो इस साल के प्रॉफिट से, और 10,000 पिछले साल वाले से। तो इस साल वाला पोस्ट कहलाता है, और जो पिछले साल वाला है वो प्री कहलाएगा, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को खरीदी है, उससे पहले का जो प्रॉफिट है वो मेरे लिए क्या है, प्री है। और प्री का पार्ट कहाँ जाता है, इन्वेस्टमेंट में, और पोस्ट का पार्ट कहाँ जाता है, PNL में, बैंक अकाउंट डेबिट टू PNL में जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मेरा डिविडेंड कितना है, सिर्फ 80%, क्योंकि 30,000 तो टोटल मिला के पब्लिक का भी है उसमें, तो मेरा कितना है उसका 80%, 24, और 24 किस में बढ़ जाएगा, 2:1 में बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू PNL, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू PNL। अगर आप PNL देखोगे पोस्ट वाला, तो वो कितना आएगा, 16 आएगा। और जो प्री वाला देखोगे, प्री से क्या होता है, मैंने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। देख लेना जाके चाहे, ये वाला आपका जो है ये प्री का है, और ये पोस्ट का है, 2:1। तो आप देख सकते हैं बैंक टू PNL और टू इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 24,000 कैसे निकला, 30,000 का 80% यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए कितना सिंपल था, टिपिकल नहीं था, वो आप बनाते हो। अब गुडविल जो दे रखा है वो कैसे निकलती है, यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट बोल रखा है, लेकिन आपको एक तरीके से गुडविल भी निकालने आने चाहिए, और गुडविल का और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट भी आना चाहिए। आप सोचिए कि अगर मैंने आपको बोला कि 24 में से 16,000 आपका PNL का पार्ट है, और 8,000 इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होती है, तो आपने कितने में ख़रीदा, 140 में से। 140 में से आपके 8,000 चले गए बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी बची, 1,32,000 बची। तो देखिए यही बोल रहा है कि जो नेट कॉस्ट है वो 1,32,000 है। अब आप सोचिए जो ये लेस करता है, ये लेस जो करता है ये क्या है, ये जो दोनों पार्ट है, ये नेट वर्थ में आपका हिस्सा कितना है। तो आप देखिए, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था 80% आपका हिस्सा है, तो 80,000 की आपकी है। आपने बोला सर कैसे पता किया, देखिए मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि ये जो 1 लाख की दे रखी है, 1 लाख में से 80% आपका है। वैसे ही बैलेंस इन PNL अकाउंट वाज ₹60,000। तो आपको पता है कि 1 जनवरी 16 को जो 60,000 दे रखे हैं उसमें से 80% आपका है, तो 1 लाख का 80% और 60,000 का 80%। आप बोलोगे सर 20,000 क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि देखिए 1 जनवरी को ख़रीदा और ये साल के दौरान है, तो इसका मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर का है, तो ये तो पोस्ट हो गया। जबकि मैं क्या लेता हूँ नेटवर्थ में, प्री से रिलेटेड लेता हूँ, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस का पार्ट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, एक तो 1 लाख का 80% 80, और एक चीज़ मैं भूल गया, 60 में इसने क्या कर रखा है, वो 10,000 का जो पार्ट है ना, वो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो लेस करेंगे, 60 में से 10 लेस करेंगे, 50 का 80% जो हिस्सा है वो मेरा है, और बाकी 20% किसका है, माइनॉरिटी का हिस्सा है, ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 40,000 दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 80 और 40 120 होंगे, 132 कॉस्ट है और 120 नेट वर्थ है।
तो हम बोल सकते हैं 12,000 किसका पार्ट है, गुडविल का पार्ट है। और 10,000 अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये पॉइंट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो जनरली ये वाला पार्ट बोला था, क्योंकि देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सब्सिडरी कंपनी के हिस्से की बात कर रहे हैं। आप ये मत बोलना कि सर आप ये 8,000 वाला लेस कीजिए, ये तो देखिए मैंने अपनी कॉस्ट में से लेस कर दिया। अब हम किसका देख रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ देख रहे हैं, उसमें से अपना 80% हिस्सा देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, जो 60,000 का पार्ट है उसमें से 10,000 जो लेस किया है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का पार्ट है। 60,000 समझ गए कौन सा है, ओपनिंग का जो दे रखा है पीएनएल का बैलेंस, तो 60 में 10 गए तो बाकी बचे 50 का 80% 40,000 आ गया। अगर आपने फॉर्मेट मेरे साथ कवर किए हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना था, एक तो 1 जनवरी का और एक 31 दिसंबर का निकालना था। तो आप देख सकते हैं कि देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, शुरू में आप देखिए पेड अप शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा कितना है और जो ये पीएनएल का पार्ट है उसमें किस हिस्सा कितना है। 1 जनवरी की बात कर रहा है, मतलब ओपनिंग की बात कर रहा है, तो ओपनिंग में आपको बताया कि कंपनी एबीसी लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख थी और जो पीएनएल था वो 60 था। तो 1,60,000 का 20% हिस्सा 20% कितना हो गया, 32,000 हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देख रहे हैं 31 दिसंबर 16 का, इसमें जो आपको दे रखा है वो 150 का 20% दे रखा है 30,000। ये 150 कैसे निकला, देखिए आपको बोल रहा है कि 1 लाख थी शुरू में फेस वैल्यू या पेड अप कैपिटल जो भी बोल सकते हो एबीसी की, और 60,000 पीएनएल का बैलेंस था। 20,000 साल के दौरान कमाया और 30,000 दे दिया, यही तो पर्टिकुलर पार्ट दिया था। तो आप देख सकते हैं 1 लाख प्लस 60 प्लस 20 माइनस 30, यानी 1,80,000 में से 30 गए 1,50,000 का 20%। या ऐसे सोचिए कि जब भी आपको मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, उसमें क्या लिखा है कि शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी, यही बोलता हूँ। तो यहाँ पे सब्सिडरी कौन सी है, एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड की जो भी नेटवर्थ है वो है 1,60,000। 1,60,000 का 20% कितना था, 32 था। फिर उसके बाद मैं नीचे क्या बोलता था, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, तो आपको बताया कि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट खरीदने के बाद का प्रॉफिट था 20, उसमें से डिविडेंड दे दिया 30, यही मान के चलिए 20 में 30 गया तो कितना गया, माइनस का 10 बचा, माइनस का 10। अब ये माइनस का 10 क्या, मैंने बताया था अगर इफ़ लॉसेज एनी, तो वो क्या करोगे, उसका जो हिस्सा है आप देखिए 10,000 का 20% निकाल के देखिए, तो माइनस का 2,000, तो प्लस के 32 में से अगर माइनस के 2 गए तो 30,000 बच जाएंगे। ये देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अगर आपको नहीं पता तो देखिए मैं फटाफट से एक बार फॉर्मेट के पार्ट में बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान आ जाए कि मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पार्ट में, ये रहा, देखिए ध्यान आना चाहिए बस, पर्टिकुलर फॉर्मेट वही रहता है, शेयर ऑफ आउटसाइडर इन नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी। तो 1,60,000 में से जो आपका कितना निकला, 20% निकला 32। फिर जनरली क्या है, आप बहुत बार प्रॉफिट देखते रहते हो तो इसलिए प्रॉफिट का हिस्सा देखते हो, पर इस बार लॉस आ गया माइनस का 10। तो माइनस का 10 कैसे, 20,000 के प्रॉफिट में 30,000 का डिविडेंड गया, तो बाकी आपका माइनस का 10 है। माइनस के 10 में से जो हिस्सा है आउटसाइडर का मतलब 20%, तो वो 2,000 लेस कर दिया, तो बाकी कितना आ गया, 30। अब देखिए ये टिपिकल पार्ट है, मेरे को भी कभी कभी क्या होती है, किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ में दिक्कत होती है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, चैन होल्डिंग वाले होते हैं, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन क्या है कि अब वो करवाते ही नहीं है, यानी हम पर्टिकुलर ये क्या करते हैं, कहीं पे आते ही नहीं है हमारे। अगर हम बीकॉम की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, तो इसलिए आप बोलोगे कि एमसीक्यूज़ में भी इनके चांस नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब आप बोलोगे सर उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट, तो देखिए मैं इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर चांस इसके ही हैं, थियोरटिकल पार्ट बता रहा हूँ, ज़्यादातर चांस इसके ही हैं। अब एक इलस्ट्रेशन ये दे रखा है, वैसे ये भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ का नहीं है, लेकिन जनरली किससे रिलेटेड है, डिविडेंड से रिलेटेड ही है, कि डिविडेंड से रिलेटेड बैंक टू इन्वेस्टमेंट या बैंक टू पीएनएल की बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से केस आप सोच सकते हो या एग्ज़ाम में कौन से केस आ सकते हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि ये छोटे क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा ये छोटा पार्ट है इसलिए मैंने कवर कर लिया। ये बोल रहा है एच लिमिटेड एक्वायर्ड 3,000 शेयर इन एस लिमिटेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹4,80,000, तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 अगस्त 16 को, 1/8/16 को। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पे गलती थी, एक साथ थी, फिर भी पर्टिकुलर क्या मुझे पूरे क्वेश्चन को चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दी, डेट ही सही कर दी 1 अगस्त। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कैलेंडर ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 31 दिसंबर 16, ठीक है, अकाउंट क्लोज होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त नहीं लेना, जुलाई तक लेना है, 31 जुलाई तक। तो यहाँ पे आप इसको 31 जुलाई भी बोल सकते हो, एक्वायर किया, तो आपको बताया कि कितने महीने आएंगे, 7 मंथ आएंगे। तो 7 मंथ प्री का है
और जो 5 मंथ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मार्च मत मानना इस बार, दिसंबर मानना, तो ये 5, तो ये प्री है और ये पोस्ट है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 7/12 और 5/12 आएगा। कैपिटल एस लिमिटेड की दे रखी है 5000 इंटू 100 यानी 5 लाख रुपीज़ की फुली पेड। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2016 का ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 और साल के दौरान कितना कमाया, 3 लाख कमाया। एट द एंड ऑफ ईयर इट डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 40%। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, अज्यूम कैलेंडर ईयर एज ए फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए बोल रहा है कि इसने डिक्लेयर किया डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब अगर वो पिछले साल का होता 2015 का, तो हम क्या बोलते, सारा का सारा जो भी डिविडेंड दिया है उसमें से जो भी हमारा हिस्सा है, क्योंकि 5 लाख की बोल सकते हो कैपिटल, उसमें से 3000 शेयर यानी 5000 में 3000 हमारे हैं, यानी 60% हमारे हैं। तो जो भी डिविडेंड निकला उसका जो 60% पार्ट है, जो भी मुझे मिला, मैंने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गलती से डिविडेंड कर दिया, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, बैंक टू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए थी। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिविडेंड क्या होता, इस साल डिक्लेयर किया, लेकिन वो किससे रिलेटेड है, पिछले साल से रिलेटेड है, तो मुझे पता है कि मैंने खरीदा कब है, 1/8 को, तो उससे पहले सारा जो भी पार्ट आएगा यानी जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कहलाएगा। और प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में से जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है, और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट में से जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड रेवेन्यू कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है तो वो पीएनएल में जाता है। और प्री हमेशा क्या होता है, उससे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम होती है, रिड्यूस होती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट जो आपका एस लिमिटेड का कैपिटल और रेवेन्यू में बांटा हुआ, वो कैसे बांटा हुआ है, खुद सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर आपने 1/8/16 को खरीदा है किसी का बिजनेस, और आपको पता है कि कैपिटल जो एस लिमिटेड की दे रखी है कितनी, 5000 इंटू 100 के हिसाब से, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है कितना आपको, 1,25,000, तो देखिए 1,25,000 ये आ गया। साल के दौरान 3 लाख का कमाया, 3 लाख में से आपको होता है कि साल के दौरान कमाया तो 1 अगस्त 16 तक का, क्योंकि ये सोचिए कि 1 जनवरी 16 को जो था वो सारा का सारा प्री है, 125 पूरा का पूरा प्री है, क्योंकि हमने 1 अगस्त 16 को खरीदा है सामने वाले को। अगर हम 1 जनवरी 16 को भी खरीदते तो ये सारा का सारा प्री होता, और ये 3 लाख सारा का सारा पोस्ट होता, पिछले एग्जाम्पल की तरह। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 20 सारा पोस्ट था, लेकिन यहाँ पे 3 लाख सारा का सारा पोस्ट नहीं है, प्री भी है पोस्ट भी है। 7 मंथ तक का पार्ट आपका प्री है और अगस्त से लेकर दिसंबर का पार्ट पोस्ट है। तो देखिए ये प्री और ये पोस्ट, पोस्ट कहाँ जाएगा, रेवेन्यू में, और प्री कहाँ जाएगा, कैपिटल में। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो देखिए ये 125 आपका ओपनिंग बैलेंस था, जो कि पहले से ही क्या था, प्री था, और उसमें से 7 मंथ का प्री हो गया, और ये 5 मंथ का आपका पोस्ट दिखा दिया। तो टोटल मिला के ये 3 लाख है, और टोटल मिला के 125। आपके पास कितनी होल्डिंग है, 60% की है। तो देखिए कैपिटल प्रॉफिट में भी प्री पोस्ट आता है, वो सॉरी प्री पोस्ट बोल रहा हूँ, होल्डिंग और माइनॉरिटी आता है कि कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का कितना है और माइनॉरिटी का कितना है। तो होल्डिंग का 180 है, ये टोटल जो ये टोटल है ये 3 लाख है, 3 लाख में से 180 किसका है, होल्डिंग का है। वैसे रेवेन्यू में भी क्या बोल रहा है कि जो 125 है उसमें से 75,000 तो होल्डिंग का है, और बाकी जो 50,000 है वो माइनॉरिटी का है। इसमें 3 लाख में 180 होल्डिंग का है, और बाकी जो 40% मतलब 1,20,000 वो माइनॉरिटी का है, ठीक। इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया वो कौन करेगी, एस लिमिटेड करेगी। एस लिमिटेड की पेड अप कैपिटल कितनी है, 5 लाख। 5 लाख का जो डिविडेंड होता है वो 40% होता है, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो जनरली क्या होता है, पेड अप पे होता है, फेस वैल्यू पे बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने पे ही नहीं करा शेयर होल्डर ने, उनको डिविडेंड दिया ही नहीं जाता, तो इसलिए हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो 5 लाख का 40% कितना हो गया, 2 लाख। 2 लाख में 60% आपका है। या आप ऐसे देखिए, आपके पास 3000 शेयर है, 100 रुपीज़ के हिसाब से फेस वैल्यू है, पेड अप वैल्यू है, तो 3 लाख का कितना मिलेगा आपको, 3 लाख का कितना मिलेगा, 40%, 120। तो अगर आप टोटल एस के हिसाब से देखना चाहते हो तो पहले एस के हिसाब से 2 लाख निकालिए, उसमें से आप अपना खुद का हिस्सा देखिए, 60% है, 3/5 मतलब 60%। अब ये बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ 120 रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड विल डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट विच हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय एच लिमिटेड टू पे द डिविडेंड। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़, ठीक। अब देखिए अगर मेरे को कुछ नहीं बोल रखा होता तो मैं तो जनरली यही मानता कि जो 120 का डिविडेंड का पार्ट आया तो उसमें देखता कि पर्टिकुलर जो ये 120 है उसमें से देखिए 175 तो पूरा का पूरा यही आ रहा है, और ये 125 आ रहा है, ठीक है। तो ये 175 का इसमें आ रहा है और 125 का पूरा इसमें आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में भी बढ़ सकता था अगर क्वेश्चन में बोलता। 4 केस दे रखे हैं, 4 केस इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या बोल रखा है, क्योंकि मैंने भी जनरली पढ़े नहीं है, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये बोल रहा है देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़
फर्स्ट, अर्लियर प्रॉफिट्स इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हैव बीन यूज्ड अप फर्स्ट। तो ये बोल रहा है कि जो अर्लियर प्रॉफिट है, मतलब क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन बोल रहा हूँ, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है। प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट मतलब पिछले साल का प्रॉफिट है जो इस साल लाया गया है, वो सबसे पहले यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब पिछले साल का अगर आप प्रॉफिट यूज़ करोगे तो पूरा 1,20,000 का डिविडेंड है वो प्री एक्विजिशन का कहलाएगा। कि आपने किसका यूज़ किया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का यूज़ किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, देखिए आ गया ना, पूरा का पूरा आपने प्री एक्विजिशन का यूज़ किया है। अर्लियर प्रॉफिट्स इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर हैव बीन यूज्ड अप फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जो अर्लियर प्रॉफिट है ये वाला, अब 125 का आपका प्रॉफिट पड़ा है और डिविडेंड कितना है 120, पूरा जा सकता है, हाँ पूरा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अर्लियर प्रॉफिट का पहले ही यूज़ कर लिया और ये प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट है, तो उस पर जो डिविडेंड है वो क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। मान के चलो अगर डिविडेंड 140 आता, कितना आता, 140 आता, तो आप क्या करोगे, 125 इसमें से दे देते और 15,000 इसमें से जा सकते थे। और आपको पता है कि 1 अगस्त 16 से पहले भी प्री ही है, तो पहले भी प्री है, तो उस केस में क्या आएगा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। अगर मान के चलिए कि आपका डिविडेंड कितना होता, ज़्यादा होता, ज़्यादा का मतलब कितना होता, 320 होता, तो आपको पता है कि जो टोटल 3 लाख है वो तो प्री से रिलेटेड है और बाकी जो 20,000 का डिविडेंड है वो पोस्ट से रिलेटेड है। पोस्ट का जो डिविडेंड है वो पीएनएल में जाता है। तो अर्लियर का मतलब ये होता है, हमारे पास डिविडेंड ही कितना था 120 और हमारा अर्लियर बैलेंस कितना सारा बचा है, एक तो ये बचा है और 1 अगस्त 16 तक का ये बचा है। और 1 अगस्त 16 से पहले का सारा पार्ट क्या है, प्री है, क्या है आपका प्री, तभी आपका कैपिटल प्रॉफिट ये है। समझ गए ना, तो ये थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये जनरली यूज़ कर सकते हैं एक तरीके से, ये बोल दिया, जिसमें से 60% किसका है। देखिए अब ये, और हाँ एक और चीज़ मैंने ये तो बताया नहीं कि जो 60% है वो किसका है, आपका है। तो पर्टिकुलर आप देख सकते हैं कि अर्लियर प्रॉफिट को कंपनी यूज़ कर सकती थी, तो कंपनी ने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर 2016 अलोन हैज़ बीन यूटिलाइज टू पे द डिविडेंड एंड नो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप देखोगे कि 2016 का जो प्रॉफिट था वो कितना था आपका, 3 लाख का था, सिर्फ आपने इसको ही यूटिलाइज़ किया। तो ये बोल रहा है कि आपने 3 लाख का सिर्फ ये जो 175 है और ये जो है 125 है इसको यूज़ करा, 7 मंथ का और 5 मंथ का, इसको ही यूटिलाइज़ किया। अब खुद दिमाग लगाइए कि 175 का 60%, जैसे आपने 3 लाख का बोला वैसे ही 175 का 60% होता है 1,05,000 और 125 का 60% होता है 75। तो आपके पास इतना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बचा हुआ, प्री नहीं, मैं भी प्री बोलता रहता हूँ बार बार, आपके पास 175 है ना, हाँ तो 3 लाख, हाँ 7 मंथ का है ना, प्री है, आपके पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बचा हुआ है और इस 75 में भी आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बचा हुआ है। तो अगर आपके पास 1,05,000 और 75 प्री बचा हुआ है और आपका 120,000 का डिविडेंड है तो आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, द शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 7 मंथ ऑफ एच लिमिटेड इज़ 1,05,000, जो कि कैसे निकला 175 का 60%, एंड दैट द प्रॉफिट फॉर रिमेनिंग 5 मंथ इज 75, दैट इज जो किसका निकला 125 का 3/5, तो 75 निकला। डिविडेंड कितना है 120, तो याद रखना इतना डिविडेंड इन प्रॉफिट में से यूज हो सकता है 1,05,000 में से और 75 में से। अब आप खुद सोचिए कि 120 का डिविडेंड है, 7 मंथ का कितना निकलेगा आपका 70,000 और 5 मंथ का कितना निकलेगा 50, क्योंकि आपको पता है कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो आपके पास सफिशिएंट पड़ा हुआ है 1,05,000 जिसमें से 70,000 का डिविडेंड दिया जा सकता है। और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट में आपको पता है कि आपके पास 125 का 3/5 60% मतलब 75,000 बचा हुआ है। 75 में कितना दे रहे हो आप, 50 दे रहे हो, समझ गए। तो ये बोल रहा है ₹70,000 आउट ऑफ प्रॉफिट अप टू 1 अगस्त 16 एंड 50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर दैट डेट। तो देखिए जो 120 है उसका डिवाइड तो वही करना है कि आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना है। तो रेशो क्या है 7:5 कि ये 7 मंथ का और ये 5 मंथ का है, मतलब 70 और 50 निकलेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि प्रॉफिट पड़ा या नहीं पड़ा, तो आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 1,05,000 भी बचा हुआ है, जो कि 1,05,000 में से 70 यूज़ हो जाएगा। वैसे ही आपके पास पोस्ट भी पड़ा हुआ है, पोस्ट कितना है 75 है, 75 में से 50 यूज़ हो जाएगा, जो कि हो गया। तो जनरली ये केस आ गया। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है, देखिए ये वैसे केस नहीं आते, जो हम अज्यूम ऊपर करके बैठे थे ना, जो मैंने पहला इलस्ट्रेशन कराया वैसे ही आता है आपका, वो आपको खुद मानना पड़ता है, ठीक है, वो आपको खुद देखना पड़ता है कि डिविडेंड कब का था। लेकिन ऐसा केस जनरली जब स्पेसिफिकली बोलेगा तभी आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, लेटर प्रॉफिट्स हैव बीन यूटिलाइज फर्स्ट एंड देन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसका मतलब अगस्त 16 के बाद के प्रॉफिट
मतलब पोस्ट वाले पहले यूटिलाइज़ किए। अगर आपने पोस्ट वाला प्रॉफिट पहला यूटिलाइज़ किया तो उस केस में देखिए कि पोस्ट प्रॉफिट कौन सा था, ये वाला, उसमें से आपका हिस्सा कितना है 75, तो ये आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया। अगर 120 का डिविडेंड है उसमें से इस 75,000 के प्रॉफिट को यूटिलाइज कर दिया तो बाकी जो डिविडेंड है वो किस में से पे होगा, प्री में से। अब आप देख सकते हैं कि 180 खूब सारा बचा हुआ है, लेकिन 120 में से 75 इसमें से यूटिलाइज हो गया सारा, तो बाकी कितना बचा 45। तो 45 किस में से यूटिलाइज होगा, प्री वाले प्रॉफिट में से होगा। देखिए हम डिविडेंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए एंट्री कर रहे हैं, किसको देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए। तो हमें पता है कि अगर हम बाद वाले प्रॉफिट का यूज़ करेंगे तो कितना कर पाएंगे, बाद वाला 75, तो बाकी जो बचेगा वो किस में से होगा, प्री में से होगा। तो आप देख सकते हैं यही बोल रहा है कि द होल ऑफ 75 वुड बी रिसीव्ड किस में से, आफ्टर 1 अगस्त 16, यानी पूरा का पूरा 75,000 रिसीव हो गया एंड ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, PNL, ये वाला आ गया पहले, याद रखना। एंड द रिमेनिंग डिविडेंड जो कि 45,000 है, 120 लेस 75, वो किस में से लिया गया, कैपिटल प्रॉफिट में से, मतलब प्री वाले में से लिया गया। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ तब भी कंफ्यूज नहीं हो रहा, या मैं इतना अटक नहीं रहा, क्योंकि मुझे ध्यान है कि प्री और पोस्ट क्या है। तो आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको भी पता चलेगा। और फोर्थ केस क्या बोल रहा है, टू प्रॉफिट्स प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन हैज़ बीन यूज्ड अप प्रोपोर्शनली। देखिए जब भी आपको बोल रहा है कि आपने प्रोपोर्शनली यूज़ करा, तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनली मतलब क्या है, कैपिटल में कितना होल्डिंग का प्रोपोर्शन है और रेवेन्यू में कितना प्रोपोर्शन है। तो 180 और 75 मतलब क्या हो गया, 180 प्लस 75 255, तो 180 अपॉन 255 और 75 अपॉन 255। 180 अपॉन 255 क्या है, आपका कैपिटल से रिलेटेड है जो कि इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और बाकी आपका PNL में चले जाएगा। 75 अपॉन 255, देखिए 75 अपॉन 255, तो 120 के डिविडेंड का 75 अपॉन 25 प्रपोर्शन, तो ये प्रॉफिट का प्रपोर्शन है, और बांट क्या रहे हो, डिविडेंड को बांट रहे हो। तो 120 का 75,000 अपॉन 2,55,000, यानी 75 अपॉन 255 करोगे तो 35924 आएगा। तो देखिए वो किस में गया, इसमें, क्योंकि ये किससे रिलेटेड था, पोस्ट से, समझ गए। और जो 180 था, 180 अपॉन 255 करके देखिए वो ये आएगा, या आप ऐसे भी देखिए 120 में से ये निकाल ही लिया, ये लेस कर दीजिए तो बाकी ये आ जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, आपका प्री से रिलेटेड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू PNL। अब देखिए यहाँ पे नोट्स में यही बोल रहा है, पॉइंट 3 और जो 4 था, अबव कैन अराइज। पॉइंट 3 क्या था कि आप बाद वाले प्रॉफिट का यूज़ कर रहे हो, और पॉइंट 4 क्या था, आप प्रोपोर्शनेटली यूज़ कर रहे हो। तो अबव कैन अराइज ओनली इफ देर इज अ डिफाइनाइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट यूटिलाइज इन प्रैक्टिस, सच ट्रीटमेंट इज रेयर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि प्रॉफिट ऐसे यूटिलाइज किया गया है, या आपको स्पेसिफिकली बोल रखा है, तभी आप करोगे, तो इसलिए इस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, ये रेयर है। तो आपको जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी करना है। दूसरा, ट्रीटमेंट आउटलाइन अबव इन फैक्ट इज नॉट पेक्युलर टू होल्डिंग कंपनी। डिविडेंड रिसीव्ड out of profit and before purchase of investment normally also are credited to investment account। तो ये बोल रहा है डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड बिफोर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आल्सो आर क्रिएटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो बोला जो आपने ट्रीटमेंट ऊपर जितने भी देखे, ये पेक्युलर नहीं है होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी इससे फैमिलियर नहीं है, जनरली ये नहीं करती। डिविडेंड जो भी रिसीव होता है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड बिफोर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आल्सो आर क्रिएटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब 1 अगस्त 16 से पहले का जो भी कैपिटल प्रॉफिट है उस पर जो भी डिविडेंड निकलेगा वो सारा का सारा आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करोगे। और जैसे ही आप क्या करोगे, यानी प्री का जो भी पार्ट है, मैं गलती से अगर पोस्ट बोल दिया तो भूल जाना, देखो याद रखना 1 अगस्त 16 से पहले का पार्ट जो प्री है, और इसके बाद का जो पार्ट है वो पोस्ट है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट है। जब वो रेवेन्यू का पार्ट है तो वो बैंक टू PNL होगा। तो ये बोल रहा है कि फॉर इंस्टेंस, मैंने आपको ये पहले भी एग्जांपल बता दिया, इफ़ शेयर इन एक्स लिमिटेड आर परचेज इन जनवरी 16 एंड इन अप्रैल 16 एक्स लिमिटेड डिक्लेयर ए डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ 2015। तो देखिए वही चीज़ बोल दी कि अप्रैल 16 में एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि किसके रेस्पेक्ट में था, 2015 के रेस्पेक्ट में था। द डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डर ऑफ शेयर करेक्टली शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम बट एज कैपिटल रिसिप्ट एंड क्रिएटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इस साल आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और होल्डिंग कंपनी को मिल रहा है, और होल्डिंग कंपनी ने शेयर मान के चलो अभी परचेज किए हैं और उसको डिविडेंड मिल गया, लेकिन आपको बताया कि जो डिविडेंड मिला है आप क्या बोल रहे हो, पिछले साल का है। पिछले साल का मतलब अगर 2020 में आप डिक्लेयर कर रहे हो और आपने बोला कि ये तो 2019 से रिलेटेड है, और होल्डिंग कंपनी ने 2020 में शेयर खरीदे, तो उसको पता है कि जब 2020 में शेयर खरीदे तो उससे पहले का ही प्रॉफिट है, मतलब प्री है, तो सारा का सारा पार्ट बैंक टू इन्वेस्टमेंट होगा, यानी बैंक टू इन्वेस्टमेंट पार्ट में जाएगा, बैंक टू PNL में नहीं आएगा, मतलब हम कैपिटलाइज करेंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम करेंगे। अब देखिए बिल्कुल लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो ये 2 पार्ट देख लीजिए
ये प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। जब भी हम सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड बोलते हैं कि सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर किसने खरीदे, होल्डिंग कंपनी ने खरीदे, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एक तो बोल रहा है कि नहीं खरीदे और एक बोल रखा है खरीदे। अगर नहीं खरीदे तो सारा का सारा हिस्सा किसका है, माइनॉरिटी का है, आउटसाइडर का है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड इज बाय द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर। एक एग्जांपल दे दिया कि होल्डिंग कंपनी ये है और सब्सिडरी ये है। इसने एक तरीके से कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले रखा है, मतलब 60% शेयर 70% शेयर ले रखे हैं, वही इक्विटी शेयर से रिलेटेड याद रखना। इट इज़ पॉसिबल दैट एस लिमिटेड ऑल्सो हैज़ प्रेफरेंस शेयर। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सब्सिडरी के पास प्रेफरेंस शेयर है जो कि होल्डिंग ने ले रखे हैं। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखना प्रेफरेंस शेयर से नहीं देखा जाता, वो इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल से देखा जाता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अगर एस लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर एच लिमिटेड ने ले रखे हैं। इन दिस केस टू पॉसिबिलिटी वुड अराइज। इफ एच लिमिटेड इज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर शुड बी मर्ज। तो इसका मतलब जो मैंने आपको नेटवर्थ बताई थी ना, नेटवर्थ सब्सिडरी कंपनी की, उसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है, फॉर्मेट पहला फॉर्मेट याद रखो, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया कि शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी है, तो उसमें आप पेड अप शेयर कैपिटल में से अपना हिस्सा देखते हो, होल्डिंग कंपनी हो आप, तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अपना हिस्सा देख लोगे। मान के चलो कि एस लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे, 2 लाख शेयर इशू करे 10 रुपीज़ वाले, तो आपको पता है कि 20 लाख, उसमें से आपका हिस्सा दे रखा है, यानी एसेट में इन्वेस्टमेंट में आपका दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कितने, 1400 दे रखे हैं, 1400 नहीं 1,40,000 शेयर दे रखे हैं, क्योंकि 2 लाख तो शेयर है, 2 लाख शेयर में 1,40,000 दे रखे हैं, तो मतलब 70% आपका है, ठीक है। तो 1,40,000 इंटू 10 के हिसाब से क्या बोलोगे, जैसे ये 20 लाख की शेयर कैपिटल में 14 लाख का आपका हिस्सा है, तो 14 लाख क्या होगा, आपकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, यानी नेटवर्थ वाले पार्ट में आ जाएगा, नेटवर्थ वाले पार्ट में आ जाएगा। इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर शुड बी मर्ज। द इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वैसे ही मान के चलिए कि जो भी आपने खरीदा है तो उसकी कॉस्ट क्या है, जैसे बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इक्विटी का पार्ट और प्रेफरेंस का पार्ट आपका एक तरीके से जुड़ जाएगा, और जैसे आप लेस करोगे तो आपका गुडविल निकल के आएगा, या आपका क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल रिजर्व निकल के आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पार्ट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चले जाएगा। जैसे अभी जैसे मैंने बोला 70% आपका है प्रेफरेंस शेयर में, तो बाकी 30% किसका है, माइनॉरिटी का है। तो देखिए ये सोचिए कि सेम टू सेम क्या होगा, इक्विटी शेयर की तरह ही होगा, लेकिन आप चाहे तो प्रेफरेंस शेयर का अलग से निकाल सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर की गुडविल कैपिटल रिजर्व क्या निकल रही है, कि प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कितनी है और नेटवर्थ कितनी है, और आप चाहे तो इक्विटी के साथ सारी की सारी नेटवर्थ एक साथ, क्योंकि नेटवर्थ का मतलब ही क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो ऐसे देख के कर सकते हो। पर आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इक्विटी और प्रेफरेंस की कॉस्ट को कंबाइन कर देना है। अब आपको पॉसिबिलिटी 2 में क्या बोल रखा है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट बाय एच लिमिटेड इज़ ओनली इन इक्विटी शेयर। इसका मतलब क्या है कि उसने सामने वाली सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे नहीं रखे। जब सामने वाली सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर खरीद नहीं रखे तो 0% होल्डिंग है उसमें, तो इसका मतलब 100% किसकी है, माइनॉरिटी का क्लेम है। इन दिस केस द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड बी एंटायरली ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लेम। तो सारा का सारा माइनॉरिटी में चले जाता है। कभी कभी आप क्वेश्चन देखते हो यार माइनॉरिटी में क्यों चले गया, क्योंकि आपकी कोई होल्डिंग ही नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट में जाके देखते हो एसेट में, तो होल्डिंग कंपनी का कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर में दिख ही नहीं रहा। तो ये बोला एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड वुड रिजल्ट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, दैट इज एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। However, any distribution among equity shareholders shall be after taking into account preference dividend. Hence, if there is any area of preference dividend pertaining to cumulative preference preference share, then the P&L of S Limited has to be revised and then analyzed. देखिए सीधी सी बात बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड का एरियर है और क्वेश्चन में बोल दिया कि इतना डिविडेंड एरियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो भी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि सब्सिडरी कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है साल का, उसमें से जो हिस्सा जाता है प्री पोस्ट जो भी हम बोलते हैं, वो किसके पास जाता है, होल्डिंग के पास जाता है और माइनॉरिटी के पास जाता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का जो भी एरियर है वो लेस कर देना है, यानी वो एनालाइज करना है। एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड शुड बी एनालाइज, दैट इज इट हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन and further divided between H limited and minority interest in the ratio of preference share held। तो आपको पता है कि अगर वो प्री है तो वो कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड है, आपको पता है कि अगर वो पोस्ट है तो वो साल के दौरान के प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा,
लेस हो जाएगा और उसके बाद सब्सिडरी का एडजस्टमेंट किया जाएगा या सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट है वो होल्डिंग माइनॉरिटी में बांट दिया जाएगा। हाउएवर इफ एच लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर देन द एंटायर एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड शुड बी ट्रांसफर टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको नीचे बोल दिया कि सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रेफरेंस शेयर थे वो आपने खरीदे ही नहीं, जीरो है, तो उस केस में नीचे बोल दिया कि एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो जो भी अमाउंट निकल के आया वो आपका है ही नहीं, वो तो किसका है, माइनॉरिटी का है, तो वो सारा का सारा माइनॉरिटी में जाएगा और होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में डिवाइड नहीं होगा। जय देखिए अभी हमने ऊपर पार्ट देखा तो वो क्या था कि अपना होल्डिंग में अपना कितना हिस्सा जा रहा है, वैसे ही बाकी जो 40% का पार्ट है, जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में था ना, तो आप देख रहे थे कि जो भी आपका निकल के आ रहा है वो आपका हिस्सा है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, तो आप पीएनएल में डिविडेंड डाल रहे हो वो आपका हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो वो आपका प्री से रिलेटेड है और पीएनएल के आप पोस्ट से रिलेटेड डाल रहे हो ना, तो आपको पता है कि वो आपका 60%, 70%, 80% है, बाकी तो किसका है, माइनॉरिटी का है ना। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एरियर ऑफ डिविडेंड है और आपके पास प्रेफरेंशियल कैपिटल सामने वाले के हैं तो होल्डिंग और माइनॉरिटी में बांट दो। अगर आपके पास सामने वाले के प्रेफरेंशियल कैपिटल है ही नहीं और एरियर दिखा रखा है तो वो किसका होगा, वो सारा का सारा माइनॉरिटी का होगा। अब देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब भी आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है, हमेशा पॉजिटिव दिखता है, लेकिन नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव दिखता है तो आप कहाँ दिखाते हो, शेयर होल्डर फंड में मैंने बताया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर थर्ड नंबर पे आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देते थे, याद रखना ठीक है। कई जने क्या करते हैं उसको शेयर होल्डर फंड के बाद सेकंड नंबर पे दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड, उसके बाद वो आता है ना शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की जगह यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जनरली होती नहीं है। लेकिन मेरे को कहाँ से लगता है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वहाँ दिखता है। तो ये बोल रहा है कि अगर नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट आती है तो ये क्या बोल रहा है, कंसोलिडेट, इस शॉर्ट में दे दिया, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी, इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट मेजोरिटी इंटरेस्ट। If the subsidiary report profits subsequently, all such profit should be allocated to majority interest until minority share of losses previously absorbed by majority has been recovered। तो इसका मतलब क्या है, मेजोरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी पार्ट है, जैसे अगर मैंने बोल दिया ना माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है, मेरे पास मेजोरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है, तो जो भी प्रॉफिट सब्सीक्वेंटली निकलता जाएगा और माइनॉरिटी का अगर हिस्सा बहुत ज़्यादा है तो वो एडजस्ट होता जाएगा, जैसे जैसे करके वो एब्जॉर्ब होता जाएगा जब तक कि मेजॉरिटी का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता। अगर मेजॉरिटी का प्रॉफिट सफिशिएंट है तो वो इसी साल पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, नहीं है तो आगे वो बढ़ता जाएगा और एडजस्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा जब भी आपका नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। तो यही आपका पर्टिकुलर पॉइंट था। अब मैंने इतना सारा पॉइंट कवर करा लिया जो कि होल्डिंग से रिलेटेड कोई कवर नहीं कराता, थ्योरेटिकल पार्ट ही आपका ज़्यादातर कवर कराते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतने सारे कवर करा दिए। और भी आपको मिलते जाए, आपको एक तरीके से बेस क्लियर हो गया, और भी आपको मिलते जाए तो कवर करते जाना, ठीक है, क्योंकि जितना आप सर्च करोगे, जितना आप देखोगे पर्टिकुलर यूनिट्स को, आपको मिलती जाएगी। मैं तो एक जरिया हूँ जो आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बाकी सारा काम तो क्या करना है, आपको ही करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।